So Ravneet this side from Jabalpur, Madhya Pradesh, and this was my fifth attempt. Actually, my journey started with NDA 146. बच्चे को चोर बना रहा हूँ, तो मतलब मैं भी चोर हूँ. ऐसा साइकोलॉजिस्ट की थिंकिंग होती है. बाकी फ्रेशर्स के ग्रुप में जीडी का कुछ रोल नहीं रहता, स्पेशली एनडी एंट्री में. तो वहीं पे सर ने मुझे मुंह पे बोल दिया था, ये रवनीत, यू आर सेइंग लाई टू मी एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर. सीधा पहले मुझे समझ आ गया था मैं आउट होने वाला हूँ इस बार उसी टाइम पे. तो ऐसे ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए. और आप अपनी लाइफ के बारे में सबसे पहले जानो कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है मेरे हिसाब से. लेकिन एक चीज मैंने इंप्रूव की, जैसे इस बार वो कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर मैं बिल्कुल अच्छे से दूंगा. जैसे और आर्मी के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एयरफोर्स के क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि आपको कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाना है, मैंने बोला रफेल. रफेल की स्पेशलिटी बताओ, मैंने बोल दिया रफेल फास्ट है, जबकि रफेल स्लो है. मेरा आज बहुत फास्ट है. So Ravneet this side from Jabalpur, Madhya Pradesh, and this was my fifth attempt. Actually, my journey started with NDA 146. I gave NDA 146 written, but I was not able to clear that. Then NDA 147 came, but I was not able to give due to COVID. Then I cleared NDA 148, and my SSB was at SSB Gandhinagar, TFSB Gandhinagar, where I got conference out. After 10 days, again, there was my SSB for TS 47 at 17 SSB Bangalore, where I again got conference out. Then there was a gap of 2 to 3 months, and in that gap, I took a coaching, AFA Nagpur. You might have heard that. So they gave me a lot of confidence that I will get recommended in NDA 149. And NDA 149 was just 7 days after my coaching. So after 7 days, I went to 1AFSB Dehradun, where I got screened out, which was a very great shock. Then I didn't have any hopes from 10 plus 2 BTech entry, which was in October, 3 October, I guess, 4 October. So I then went to 33 SSB Bhopal for 10 plus 2 BTech Navy, and I got recommended there. Then I've gone to 31 SSB Kapurthala for TS 48, and again I got recommended. So first of all, I would like to congratulate you, Ramya, to be getting recommendation. And not only once, you have got recommended two times after seeing so many failures in your life. So basically, tell me when you got first time conference out from the board, what it was Gandhinagar. So what was the thing which were going? What kind of things were going on in your mind, and how you come back after as you appeared for the second attempt, and there you again got screen out. So what was that? Just explain your how you come back from that failures, and in the fourth or third attempt, I guess you got recommended. So what was that? First thing I would like to say is that फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. मतलब मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था अपने, तो आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट एसएसबी. आई थॉट दैट इट विल कम नेचुरली ऑन टू मी. मतलब ऐसा हम सुनते हैं ना कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, हम तो नेचुरली अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर लेंगे, हम नेचुरल लिखेंगे तो. लेकिन मेरे मन में भी यही थॉट था. लेकिन जब मैं वहाँ पे स्टोरीज लिख के आया और मुझे जब कोचिंग वाले एक्सपीरियंस बता रहे थे अपने, तो मैं स्टोरी में जैसे टीएटी की पिक्चर्स होती हैं, तो उसमें मैं बच्चे को चोर बना के आ गया. तो साइकोलॉजिस्ट हमारी टीएटी से ये सोचता है कि हम भी वही है. तो अगर मैं बच्चे को चोर बना रहा हूँ तो मतलब मैं भी चोर हूँ. ऐसा साइकोलॉजिस्ट की थिंकिंग होती है. ऐसा मुझे कोचिंग वालों ने बताया था, तो सच है बिल्कुल. बाकी पीपीटीटी तो कोई बैरियर नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन वाज गुड फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली. उसका कोर्स है, 200 रुपए लगे थे शायद, और 10 सेशन मिले थे मुझे उसमें, तो काफी प्रैक्टिस हो गई थी पीपीटीटी की. नरेशन भी करनी रहती है पीपीटीटी. बाकी फ्रेशर्स के ग्रुप में जीडी का कुछ रोल नहीं रहता, स्पेशली एनडी एंट्री में. फ्रेशर्स के लिए मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था जीडी में, फिर मैं स्क्रीन हो गया था. तो बहुत ईजी है, एनडी की स्क्रीनिंग इज वेरी इजी. फिर आगे टेक्निकल में मुश्किल होती रहती है. तो फेलियर्स का क्या है, फेलियर ऐसा था कि मेरी गलती थी. मैंने गाइडेंस नहीं दी, मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की, मैं सिर्फ लेक्चरेट और जीडी के टॉपिक्स पढ़ के चला गया था. मुझे लगा था बाकी सब तो नेचुरली होता है. लेकिन फिर बाद में पता चला जब 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए. बाकी इंटरव्यू का मैं अपना बताऊं तो इतने खराब आंसर थे मेरे इंटरव्यू में. मैंने एक झूठ बोला कि सर आई वांट टू डू बीएससी ओवर बीटेक. ये कूल लगने के लिए बोला मैंने, कि बीटेक नहीं करनी चाहिए, आजकल इंजीनियर नल्ले होते हैं, आजकल मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट कम है. मैंने ऐसे बोल दिया, हवाबाजी में, पता नहीं क्यों, जबकि मेरे को बीटेक ही करनी थी बैकअप के लिए. लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया कि बीटेक नहीं करूंगा. तो सर, उसके बाद सर को मैंने बोला कि मैंने टीएस एंट्री के लिए अप्लाई किया है, और यू ऑल नो दैट टीएस में बीटेक होती है. तो वहीं पे सर ने मुझे मुंह पे बोल दिया था, ये रवनी, यू आर सेइंग लाई टू मी एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर. सीधा पहले मुझे समझ आ गया था मैं आउट होने वाला हूँ इस बार उसी टाइम पे. और अजीब से आंसर दे रहा हूँ मैं. सर पूछते
कि अगर तुमको फ्लाइंग नहीं मिलती एयरफोर्स में तो व्हाट विल यू ऑप्ट फॉर इन द ग्राउंड ड्यूटी। उसमें मैंने सुना था मेटीरियोलॉजी अच्छी चीज है, सुनने में अच्छा लगता है, कूल लगता है, तो मैंने मेटीरियोलॉजी बोल दिया। अब मुझे पता ही नहीं मेटीरियोलॉजी क्या है, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, सर हम्म, स्पेस से रिलेटेड कुछ होगा, जबकि वो क्लाइमेट से रिलेटेड होता है। क्लाइमेट। ऐसे वो हवाबाजी में बोल के आ गया बस। तो काफी खराब था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जीटीओ में। सिर्फ मेरी जीडी की अच्छी थी, बाकी तो मैं पीजीटी में आगे आ ही नहीं पा रहा था। मुझमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि आगे आना कैसे। मतलब एक रहता है ना, डर रहता है कि अपन ने गलत आइडिया दे दिया तो क्या होगा। तो वो मेरे पे बहुत ज्यादा था। तो मेरे को आइडिया आ रहा है तो मैं पीछे खड़े खड़े बोल रहा हूँ हाँ भाई ये लगा दो, कोई सुन नहीं रहा उसमें भी। तो बहुत खराब था मेरा एक्सपीरियंस, सीटी भी बिगड़ गया था। सिर्फ मेरी लेक्चर रेट अच्छी गई थी और जीडी जीपी अच्छा गया था, क्योंकि वो इंडिविजुअल टास्क है। लेकिन जीटीओ में ग्रुप टास्क मेरे हिसाब से ज्यादा मैटर करते हैं। तो बहुत ही खराब था पहला I would अटेम्प्ट। like to clear one thing. I have a doubt. Like you mentioned हाँ जी। that तुम थोड़े से डर गए थे मतलब आगे आने के लिए, तुमने झूठ भी बोला। उसके बाद में फिर हम्म। तुमने इंट्रोस्पेक्ट करा होगा फर्स्ट जब तुम कॉन्फ्रेंस आउट हुए। तो उस इंट्रोस्पेक्शन में सबसे पहले कैसे तुमने इंट्रोस्पेक्ट किया और क्या रिकमेंड करोगे अगर कोई फ्रेशर है, अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू रिकमेंड हिम दैट व्हाट शुड बी हिज अप्रोच टुवर्ड्स द एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। इंट्रोस्पेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इंटरव्यू की इंट्रोस्पेक्शन रहती है। उसमें हमको क्रॉस क्वेश्चंस प्रिपेयर करनी चाहिए अपने। जैसे मैं भी बताता हूँ, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने ड्रॉप लिया था, तो एक ड्रॉप का बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस क्वेश्चन है कि वाई यू टुक अ ड्रॉप। उसके बाद एक होता है क्रॉस क्वेश्चन कि एनडीए आप क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि कुछ बच्चे सीधा टीएस के लिए जाते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन रहते हैं कि आप एनडीए क्यों नहीं निकाल पाए। ट्वेल्थ के साथ कई लोग एनडीए नहीं निकाल पाते, मैं उसी में था। तो आप क्यों नहीं निकाल पाए, ये सब क्रॉस क्वेश्चन आप इंट्रोस्पेक्ट पहले ही कर सकते हो कि आप सोचो कि आपके आप जब वो आपसे बात करेगा तो उसको क्या चीजें खटकेगी, क्या उसको क्वेश्चन आएगा आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है इंट्रोस्पेक्शन। और मेरा जैसे जी एडवांस नहीं दिया मैंने, जबकि मेरे मेंस में भी ठीक थे, तो वो भी क्वेश्चन है। ड्रॉप क्यों लिया, मेरे मेंस भी जब ठीक थे फिर भी मैंने ड्रॉप लिया, तो वो क्वेश्चन है। ऐसे ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए। और आप अपनी लाइफ के बारे में सबसे पहले जानो कि आपके क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है मेरे हिसाब से। स्ट्रेंथ वीकनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और उसके एग्जाम्पल मांगता है वो, कि आपने कोई स्ट्रेंथ बताई तो हाउ विल यू प्रूव दैट। आपने कोई वीकनेस बताई तो उसका कुछ एग्जाम्पल दो कि आपने क्या वीकनेस लिखी और क्यों आप उसको बोलना चाह रहे हो अपनी वीकनेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पेरेंट्स वाला, कि आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स वाला, कि मैं अगर आपके पेरेंट्स से बात करता हूँ तो व्हाट टू थिंग्स दे विल टेल यू, टेल मी अबाउट यू। ऐसे ही फ्रेंड्स का भी रहता है। मैं अगर तुम्हारे दोस्तों से बात करूंगा, पहली बात तो इंटरव्यू में क्या रहता है, इतना चालाक रहता है वो। आप दोस्तों के नाम लोगे ना, वो नाम लिख लेगा और फिर पूछेगा बार बार नाम, कि आप गलत तो नहीं बोल रहे इस बार। और फिर एक पहला जो आप नाम लोगे उसी को अज्यूम करेगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड है। सपोज ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, और सही बात होती है वो, हमारी साइकोलॉजी में रहती है। हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त होता है हम उसका सबसे पहले नाम ले लेते हैं। तो वो पूछता रहता है कि आप बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप क्या बताओगे, वो मुझे आपके बारे में क्या बताएगा, मैं उससे आपकी वीकनेस पूछूंगा तो वो क्या बताएगा। तो ये चीज हम एसडी में भी लिखते हैं, आपको पता होगा साइकोलॉजी सेल्फ में सेल्फ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, उसमें भी हम यही चीजें लिखते हैं। और एक एक ये मिथ है या रियलिटी है कि मतलब वो मुझे भी पता नहीं, कि इंटरव्यूअर के पास भी एक एसडी रहता है। क्योंकि इंटरव्यू कुछ देखता तो रहता है, जब हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस बताते हैं ना, ये वाली पेरेंट्स वाली, टीचर्स वाली, फ्रेंड्स वाली, तो इंटरव्यूअर पता नहीं क्या लिखता रहता है और देखता भी रहता है वो कहीं पे। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास एक एसडी तो रहता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। ये इंट्रोस्पेक्शन मेन अपने बारे में ही होता है। और एक इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करो। जब वो पूछे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें सब कुछ घुसा दो, अपनी हॉबीज जो भी है आपके पास बोलने को, अचीवमेंट्स। बाकी तो यही है, जीटीओ के लिए इतना मुश्किल नहीं होता इंट्रोस्पेक्शन, जीटीओ बहुत इजीली इंट्रोस्पेक्ट होता है। मैंने मतलब घर पे आके सोचा, मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 4 ही किए थे बस, जबकि मैं और कर सकता था। लेकिन एक करेज वाला फैक्टर होता है ना, मैं ऑब्स्टिकल पे चढ़ रहा हूँ और फिर उतर रहा हूँ। दीवार होती है एफएसबी में, उसमें मैं चढ़ दिया पूरा ऊपर, खींच भी लगू तो फिर मैंने नीचे देखा, मुझसे नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं करूंगा मैं। तो जीटीओ का इंट्रोस्पेक्शन बहुत ईजी है, इंटरव्यू का मेन होता है। हाँ तो रवनीत, तुमने फर्स्ट इंटरव्यू के बाद ये सब इंट्रोस्पेक्ट करा, ठीक है, फिर सेकंड के लिए गए, यू अगेन गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, नाउ व्हाट वाज दैट। सी भैया देखिए, 10 डेज में मेरे को लगता नहीं कि हम अपनी साइकोलॉजी तो इम्प्रूव कर सकते, बहुत मुश्किल है वो। और वही सीन था मेरे साथ। मैं एक्चुअली मेरा 22 अप्रैल को बैंगलोर में मेरा टीएस था, और 23 अप्रैल को मेरा नेवी टेक था। और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस, मुझे वर्थ नहीं पता थी कि ये कितनी वर्थ होती है एक एंट्री की भी। मैंने सोचा दोनों आसपास ले लेते। नेवी की तो ऑटोमेटिक अलॉट होती है 23, और टीएस की हमको चूज करनी रहती है। तो मैंने सोचा 22 कर लेते, अगर किसी में मान लो बैंगलोर गए, जबलपुर से बड़ा दूर है, तो अगर एक में स्क्रीन आउट है दूसरे में तो गलती से स्क्रीन हो जाएंगे। तो ये गलत, सबसे पहला गलत डिसीजन यही था, कि ऐसा सोचा मैंने और मैं पहले ही स्क्रीन इन हो गया, दूसरी एंट्री चली गई मेरी, वो वेस्ट हो गई। तो मतलब वेस्ट नहीं जानी चाहिए कोई एंट्री, चांस जितने हो उतना अच्छा है।
सबसे पहली तो वो गलती थी। और इंटरव्यू के लिए मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया था, लेकिन एक चीज मैंने इंप्रूव की। जैसे इस बार वो कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर मैं बिल्कुल अच्छे से दूंगा। जैसे और आर्मी के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एयरफोर्स के उसने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे कि आपको कौन से एयरक्राफ्ट उड़ाना है, मैंने बोला राफेल। राफेल की स्पेशलिटी बताओ, मैंने बोल दिया राफेल फास्ट है, जबकि राफेल स्लो है काफी। मेरा आज बहुत फास्ट है, बाकी सारे एयरक्राफ्ट राफेल से फास्ट होते हैं। तो ये यहीं पे उसने समझ लिया होगा कि इसको पता ही नहीं है। तो वो प्रिपेयर करना काफी जरूरी है। कम से कम आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आर्मी के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको कोर पता होने चाहिए, आर्म्स पता होने चाहिए, उनके वेपन्स क्या होते हैं, इन्फेंट्री वेपन्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ मेजर वॉर्स होती हैं, पीवीसी बहुत पूछते हैं। अशोक सॉरी अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं, बैंगलोर में तो एटलीस्ट पूछते हैं। तो मैं पढ़ के गया था, तो इस बार मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था बैंगलोर वाला। और आप मानोगे नहीं, लास्ट में इंटरव्यू ने मुझे बोल दिया था कि रवनीत जीटीओ में ऐसे ऐसे कर लेना, मतलब एक इनडायरेक्टली वो हिंट दे रहा था कि ऐसा ऐसा कर लेना तो रिकमेंड हो जाएगा। इंटरव्यू मेरा मतलब काफी अच्छा गया था, काफी सेटिस्फैक्टरी था। उसने बाकी पढ़ाई के क्वेश्चन पूछे वो तो मैं बता ही देता हूँ। मतलब नॉलेज वाले क्वेश्चन है उसको वो आप बता दोगे, उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होती, वो एनालिटिकल स्किल होते हैं कि ये ग्लास है, इसमें कितनी वॉल्यूम होगी, इसमें मर्करी भर दूंगा तो कितना वेट आएगा। ये बाकी भी मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत मतलब इजी है ये वाले क्वेश्चन, और जो नहीं आता सीधा नो बोल दो उसमें। तो मेरा बैंगलोर वाला बहुत अच्छा गया था। ओके। बाकी फिर वही जीटीओ में तो वही था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, 10 दिन हाँ, में भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर तो से वही प्रॉब्लम थी। ये तो सही बोला कि nobody can change himself in just 10 days, even in 1 month it is very less. So अब तुम गए फिर से थर्ड एंट्री, it was navy test and you got screened out. नो 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 नो, थर्ड वाज एनडी 149। अच्छा, एनडीए 149। हाँ हाँ, उसमें स्क्रीन ओके, आउट हुआ। स्क्रीन आउट। ओके, इट इज लाइक, एक्सप्लेन दैट, सोच रहे एक्सप्लेन हो आप, दैट। दो कॉन्फ्रेंस के बाद स्क्रीन आउट होना, सबसे पहले वो कल्चरल शॉक है बहुत बड़ा, कि आप 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, मतलब स्क्रीनिंग तो हो गया था दोनों बार, बिना विदाउट एनीथिंग। और इस बार मैं कोचिंग लेने गया था, आसपास से कोचिंग, मतलब 22,000 लग जाते हैं उसमें भी। वो मैं लेके गया और स्क्रीन आउट हो गया, तो एक रिग्रेट हमेशा रहता है यार, ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। और उसका एक्सपीरियंस भी मतलब बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छी गई थी मेरी स्क्रीनिंग, मैं ऐसा कहूंगा आज तक का मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुई, कोचिंग में हमको जब आइडियाज बताते हैं ना साइक के, उसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि किस आइडिया को कहाँ लगाना है, कहाँ पे कौन सा आइडिया लगता है। अब हमको पिक्चर दिखाई थी, पिक्चर ब्लर थी, ब्लर में भी लेकिन मेरे को दिख गया था कि वो एक लाइब्रेरी का सीन लग रहा है, पीछे बुक शेल्फ दिख रहा था, और दो कैरेक्टर्स थे, एक मेल एक वुमेन, और वुमेन मेल की तरफ फेस करके उसको बुक दिखा रही थी, बुक ऐसे खोल के दिखा रही थी, ऐसे शो कर रही थी। तो बहुत इजी पिक्चर थी, आप इजीली पढ़ाई का बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मैं आसपा गया था, मैंने सोचा अच्छा थीम बनाऊंगा। मैंने डिसाइड किया मैं बनाऊंगा पोल्यूशन, फिर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, रिसर्च अबाउट पोल्यूशन। वो बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, उन्होंने रिसर्च की, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वो बना दिए, कोविड के बाद वो जो क्या बोलते हैं उसको, एयर फिल्टर्स बहुत ज्यादा लगाने लग गए थे, तो वो ऐसी स्टोरी बनाई मैंने। उसमें मैंने सारा नॉलेज यूज कर दिया अपना, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बीओडी लेवल जो था मेरे पास सब यूज कर दिया मैंने। लेकिन स्क्रीन आउट कर दिया उन्होंने मुझे। साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब आप कोई भी गलती करो, स्टोरी गलती मत लिखो, गलत रवनीत, मत लिखो। रवनीत, बाकी रवनीत वेट है। तुमने बोला कि तुमने जो स्टोरी बनाया था, ठीक है, और जो बंदे स्क्रीनिंग हुए थे उनकी क्या स्टोरी थी, अगर तुम कुछ बता सको, व्हाट वाज दैट डिफरेंस? यस, सिंपल स्टोरी, टीचिंग, प्रिपरेशन फॉर एनडी एग्जाम, प्रिपरेशन फॉर जेई, प्रिपरेशन, एक ने तो प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी। उसकी स्टोरी इतनी खराब थी, वो मेरा दोस्त था, मतलब हम साथ में रुके थे, पुराना दोस्त था मेरा। उसकी इतनी खराब स्टोरी थी, क्या बोलूं मैं आपको। एसएसबी वुमेन्स के लिए एसएसबी खुल गई है, तो उसने प्रिपेयर किया, फिर उसने निकाल भी ली, उसने ज्वाइन भी कर लिया, वो अच्छी ऑफिसर हुई, पता नहीं कौन सी स्टोरी लिखी थी उसने। और वो 5 बार फंबल किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, देखो ऐसे करके सुना रहा है स्टोरी, और उसमें हाथ भी ऐसे पूरा हिला रहा है, कुछ नहीं था उसकी स्टोरी में। फिर भी वो स्टोरी रन हुआ, क्योंकि उसने एक कम से कम रेलेवेंट स्टोरी लिखी थी ना, वो मैच तो कर रही थी पीछे से। मैंने तो बिल्कुल अलग लिखी, सबकी स्टोरी ऐसी कितने थी। एक बच्चे की, कितने कित, हाँ जी, कितनों की पहले रिपोर्टिंग कितनी थी स्क्रीनिंग की, और कितने से अंदर गए थे स्क्रीनिंग में था? इसमें रिपोर्टिंग थी 188, 180 या 190 ऐसे कुछ नंबर था, मेरा भी 185 था शेष नंबर मुझे याद है। और इसमें 70 आसपास स्क्रीनिंग में थे। जबकि इससे टफ ओके, स्क्रीनिंग भी मैंने देखी हुई है, इससे टफ में भी मैं स्क्रीनिंग दूंगा, लेकिन ये इजी बिल्कुल थी, इसमें बिल्कुल, मैं स्क्रीन आउट हो गया। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, यू कंटिन्यू। तो वही है, स्टोरी आपको अच्छी लिखनी है। बाकी इस अटम में मेरा नरेशन बहुत अच्छा था, नरेशन हमेशा से ही मेरा सही था। और जीडी में भी इस बार ऐसा पॉइंट आया था कि असेसर ने हाफ में ग्रुप को डिवाइड कर दिया था। तो पहले उन्होंने बोला सेकंड ग्रुप करो, जबकि पहले ऐसा होता है ना कि फर्स्ट ग्रुप करना चाहिए, उन्होंने बोला पहले सेकंड ग्रुप करो। ठीक है, हमने करने स्टार्ट किया।
अब कोई बच्चा बोल रहा है कि बुक नहीं थी, कोई बोल रहा है कुछ और था, कोई बोल रहा है वो एटीएम मशीन है, कोई बोल रहा है कुछ और है वो, कोई बोल रहा है, मतलब सब अलग अलग बोल रहे हैं। तो एक शांति का पॉइंट आया था वहां पे, और मैंने बोला जेंटलमैन, it is clearly seen a book, there is a bookshelf in the background, and definitely if there is a bookshelf the person is having book in his hands, और कुछ तो हो नहीं सकता उसके हाथ में, बुक ही है वो। और सबने एग्री किया, मेरी स्टोरी चलाई, मेरी मतलब पूरी मेरी चली थी वीडियो, मुझे लगा मैं स्क्रीन आउट हो ही नहीं सकता। और जब स्क्रीनिंग के हम बाहर आते हैं ना, सबसे गंदी आदत होती है कि बच्चे बोलते हैं भाई तू तो स्क्रीन आउट नहीं होगा, तेरा तो बेस्ट क्या है, तेरे को कोई नहीं कर सकता, और सही में लगता भी है, हाँ यार अपना सबसे अच्छा गया है, सब बोल रहे हैं तो अच्छा ही गया होगा ना। और तब स्क्रीन आउट होते तो सबसे ज्यादा दुख होता है फिर। मतलब वो तो अलग ही शौक था, एक तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था इंडिया का, और मैं कोचिंग लेके आया था, मैं तो कॉन्फिडेंट था भाई इस बार तो रिकमेंड होना ही है। कोचिंग में ये कॉन्फिडेंस आ गया था, लीड करना आ गया था कि कैसे आपको आगे जाना है, मतलब दुनिया की नहीं सोचनी, जैसा होता है होने दो, क्योंकि कोचिंग में भी आप ऐसा ही रहते हो। 100 बच्चे हैं, आप 100 को आप किसी को नहीं जानते। जीटी हो जो कोचिंग में भी एक्स से रह चुका है, जब आप उसके सामने परफॉर्म करते हो ना, तो आप में कॉन्फिडेंस जैसे ही आ जाता है, हाँ अगर इसके सामने कर लिया तो वहां भी जाके कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन उन्होंने जाने का मौका ही नहीं दिया अब अब मुझे। यहाँ पे ऐसा हो गया ना कि तुम एक बार मतलब स्क्रीन आउट में, उसके बाद 2 बार रिकमेंडेशन तुमने चुन चुन कर बदला लिया है ना। अब रिकमेंडेशन वाले थोड़ी आएंगे बनकर। सो जो फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन तुम्हारी थी उसके बारे में कुछ बताओ, उसके बाद सेकंड टाइम पे जाऊंगा। ठीक ठीक, पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस था, हमेशा फर्स्ट इज फर्स्ट ये बोलते हैं ना, मतलब पहला पहला ही होता है, बहुत ही अच्छा था पहला। मतलब पहली बात तो उसकी स्क्रीनिंग ही बड़ी टफ थी, नेवी टेक ने हमारे यहाँ रिपोर्टिंग थी 326 की, और सिर्फ 27 स्क्रीन में थे हम, मतलब 300 बच्चे बाहर, 299 बच्चे, सबसे टफ स्क्रीनिंग थी मैं कहूंगा। और मुझे लग रहा था मैं तो स्क्रीन आउट होऊंगा, मेरे जीडी में बोलना जब चाहा था, मतलब ऐसा था OIR बहुत इजी आया। अब OIR इजी आता है तो वो सबके लिए इजी है, तो वो गलत बात है, इजी है तो सबका ही अच्छा गया होगा, तो कोई मतलब ही नहीं इजी हो जाता, फिर डिसाइडिंग फैक्टर पीपीडीटी हो जाता है। पीपीडीटी में पिक्चर्स था, इस बार भी ब्लर थी, लेकिन इस बार मेरे माइंड में एक चीज थी कि स्टोरी कुछ भी आ जाए सिंपल ही लिखूंगा, बिल्कुल सिंपल। और ये स्टोरी मैंने पहले भी लिखी थी एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन की, कि आप माउंटेन पे जा रहे हो। पिक्चर ऐसी थी कि 4-5 बच्चे दिख रहे थे, वो लाइन से खड़े थे वो, और एक ने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, और उसका गियर थोड़ा माउंटेनियरिंग गियर होता है ना अपना, एडवेंचर वाला गियर, वैसा पहना हुआ था उसने। तो मैंने सिंपल स्टोरी बनाई, ये कॉलेज का बंदा है, इसको ये एक माउंटेन के क्लब में है, तो इसको एनआईटीज में क्लब होते हैं बहुत सारे, तो इसको जिम्मेदारी मिली कि इसको एक्सपीडिशन कंडक्ट कराना है, तो इसने सिंपल स्टोरी नोटिस प्रिंट डाउन किया, उसमें डिटेल्स मेंशन की, फिर इक्विपमेंट्स खरीदे, फर्स्ट एड खरीदी, एक प्रैक्टिस करवाई बंदों की मिट्टी में, ताकि बर्फ पे थोड़ा चलने के लिए आसानी हो। बहुत सिंपल स्टोरी थी मेरी, और कंप्लीट भी नहीं कर पाया था मैं, असेसर ने बोल दिया था नेक्स्ट, मतलब समझ गए थे वो। उसके बाद जीडी स्टार्ट हुआ, तो जीडी में मैंने बोलना चाहा, अच्छा एक पॉइंट दिया था मैंने, और सेकंड टाइम जब मैं बोल रहा था तो मैं बोलते बोलते फंबल कर गया, चुप हो गया मैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, इंग्लिश हमारे मुंह पे नहीं आती, तो मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ जेंटलमैन, एकदम से मैं चुप हो गया, मुझे लग रहा था आज आज फिर से स्क्रीन आउट होने वाले हैं। लेकिन एक ही पॉइंट में बचा लिया, वो उससे पहले जो मैंने अच्छा पॉइंट दिया था उसी से सही था। और वो एक ही चीज देखते हैं कि आप इन्फ्लुएंस बना पा रहे हो कि नहीं। ऐसा हो गया था कि जब मैं बोल रहा था ना तो सब शांत हो जा रहे थे, तो इन्फ्लुएंस दिखते हैं वो लोग, कि इन्फ्लुएंस अच्छा है तो ठीक है, हाँ भाई इसको स्क्रीन तो कर ही लेंगे। बाकी टेक्निकल एंट्री में तो जीडी बहुत मैटर करती है, एनडीए में इतनी नहीं करती। टेक्निकल थी ये 10 टू टेक, तो इसमें बहुत अच्छी जीडी चाहिए, क्योंकि बच्चे थे सारे और उनको लेने ही नहीं है, 27 लेने हैं उनको बस। तो इसमें जीडी में कॉमन अच्छा स्टोरी करना पड़ेगा। इसमें रवनीत, इसमें कॉमन स्टोरी किसका तेरे बना था क्या? कॉमन स्टोरी मेरी नहीं थी, कॉमन स्टोरी क्लीनिंग पे बनी थी। एक बच्चे ने क्लीनिंग का आइडिया पिच किया था कि हम क्लीनिंग ड्राइव करेंगे, क्योंकि शॉर्ट से सबको वही आइडिया आता है, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी, कुछ नॉर्मल एक्टिविटी हो रही। तो 2-3 बच्चों का था एक्चुअली क्लीनिनेस ड्राइव का, तो वही हमने ले लिया, चलो ठीक है भाई क्लीनिनेस कर दो। लेकिन जिसमें कॉमन स्टोरी थी वो भी स्क्रीन आउट हो गया, जबकि उसने अच्छी हुई थी कॉमन स्टोरी, लेकिन पता नहीं क्या देखते हैं ऐसे सर, अच्छी नहीं थी उसने मेरे हिसाब से, लेकिन वो स्क्रीन आउट हो गया। तो उसके बाद स्क्रीनिंग तो हो जाते हैं। जब स्क्रीनिंग हो गए, उसके बाद में फिर तुरंत, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद वो कुछ फॉर्म फिलअप वगैरह करवाते हैं, तो हाँ जी हाँ वो जी। साइट में जो एसडी वगैरह का जो फिलअप होता है वो उसी टाइम होता है क्या, मतलब जो पीआईक्यू वगैरह जो फिलअप करवाते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ पीआई की उसी वक्त फिलअप करा देते हैं। और हाँ। कुछ और भी फॉर्म्स रहते हैं बहुत सारे, एक मेडिकल फॉर्म भी रहता है, उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये रिकमेंड हो जाएगा तो वो पहले अच्छा, एक मेडिकल वाला फॉर्म भी भरवा देते हैं, जिसपे वो एमएस की डिटेल वगैरह लिखी रहती है, आइडेंटिफिकेशन रहते हैं सॉरी, और अपने थंब वगैरह लगाते हैं, वो पहले ही भरवा तो देते हैं। तो वो। जब पीआईक्यू में जब तुमने फॉर्म भरा था तो वो ऑलरेडी डिसाइड करके तुम गए थे कि ये मतलब ये मेजर पोर्शंस को मुझे टारगेट करना है, जहाँ से क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यू के टाइम। हाँ जी
हाँ जी, हाँ जी, ओके। जैसे और सीआईक्यू हाँ में। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो जैसे कि तुमने एसडी के लिए भी घर से प्रिपेयर कर रखा था पहले से, कि पेरेंट्स ओपिनियन, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स ओपिनियन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। Okay. So now we would like to start from the site. So first is the tag. So ऐसा लोग बोलते हैं कि जो तुमने 10 स्टोरीज में पहले करा है उसकी कुछ ग्लिम्स तुम्हारी 11th स्टोरी में भी होनी चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? यस, डेफिनेटली। आपकी स्टोरी में एक्चुअली ग्लिम्स तो नहीं, एक कंसिस्टेंसी देखते हो कि आप कैसी स्टोरीज लिख रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरीज लिख दिया थे स्टार्टिंग में, और एकदम से आपने पांचवी या छठवीं स्टोरी खराब कर ली, तो आपका कंसिस्टेंसी इशू आ जाएगा कि आप पहले पहले अच्छा लिख रहे हो, मतलब आपकी साइकिल, आप नेचुरली, उनको ऐसा लगता है कि पहले तो उसने अच्छी लिख ली, अभी खराब लिख रहा है। अगर पहले नेचुरली अच्छी लिख रहा है, तो ऑब्वियसली बाद में भी नेचुरली अच्छी लिखेगा। तो एक वो रहता है। अब इसका मिथ भी मैं तोड़ना चाहूंगा। मेरी तो फर्स्ट स्टोरी खराब हो गई थी। फर्स्ट पिक्चर थी, पता नहीं क्या था उसमें, एक ब्रिज था, बंदा खड़ा था, नीचे पानी था, लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, उसमें एडवेंचर हो रहा है मस्त। और एक साइड में, पता नहीं साइड में क्या, एक बुढ़ा व्यक्ति था, और उसको दो लोग रोक रहे थे छड़ियों से कि मत जा आगे। और उसके साइड में कुत्ता दिख रहा था जंगली। अब वो कुत्ता था या फिर पता नहीं क्या जानवर था, वो खतरनाक था, एग्रेसिव था वो। तो अब सब बच्चों ने उसने स्टोरी बनाई कि एडवेंचर है, हमने इसको टूरिस्ट पार्क बना दिया, है ना, हमने इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। एक अच्छी स्टोरी होती है कि गवर्नमेंट का फायदा हो गया इसमें। मैंने स्टोरी बनाई कि वहां पे जानवर है, तो ये बंदा ऊपर से देख रहा है, इसने वहां पे फिर बोर्ड इंस्टॉल करा है, और गवर्नमेंट से, मतलब ऐसी बेकार, मेरी थी में बेकार थी, मुझे ऐसा लग रहा था। बाकी सबने टूरिस्ट पे बनाई, वो अच्छी भी है। मैंने बनाई कि ये यहाँ पे जंगली जानवर है, इनको हटाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को खा जाएगा। मेरे को वही लग रहा था, पहली मेरी खराब है, मैं तो आउट हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सारी अच्छी लिखी, उसके बाद सारी रवनीत, बिल्कुल अच्छी जो स्टोरी। जो ब्लैंक स्टोरी थी 11th, जो 11वीं ब्लैंक स्टोरी थी, वो तुमने घर से प्रिपेयर करा था या वहां पे मतलब जाके इंस्टिंक्ट के साथ तुमने लिखा था? क्या था वो 11वां? हाँ जी, मैं जब कोचिंग गया था ना, तो वहां पे हमारे साइक प्रैक्टिस होती है। तो दो बार मैंने स्टोरी बना ली थी ब्लैंक। एक बार मैंने बनाई थी क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, दूसरा बार मैंने बनाया था लंगर ऑर्गेनाइज। लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, एक एथलेटिक स्टोरी पहले आ गई थी, और वैसी एथलेटिक स्टोरी मैंने वहां लिख दी, तो मैं क्रिकेट के लिए लिख सकता था, क्योंकि वो सेम हो जाती स्टोरी, आइडिया मतलब सेम हो जाए। ठीक है, उसके बाद लंगर वाली थी, वैसा एक और आ गया था, चैरिटी फीस्ट वाली भी स्टोरी आ गई थी, पता नहीं क्या बाय लक हो रहा था ऐसा, एक चैरिटी फीस्ट की आ गई। तो उस बार मैंने थोड़ा अलग किया था, मैंने अपने मन से जो मेरे मन में आई, मैंने सोचा अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ लिखते हैं, कि मैंने जैसे ट्यूशंस दिए बच्चों को, और जेई मेंस मैंने अच्छे से निकाला था, तो ड्रॉप ईयर में, तो मैंने सोचा अपनी लाइफ की स्टोरी लिख देते, अच्छी भी लगेगी है, और काफी अच्छी बन गई थी। वैसे मैं प्रिपेयर करके गया था, लेकिन वो बैकफायर कर गई थी स्टार्टिंग। ओके। सो अच्छा, नाउ जो वी वुड लाइक टू 11 टॉक स्टोरी अबाउट। होता है वो 10 से रिलेटेड लिखा जाता है। एक बार फिर से बोलना। जो 11th स्टोरी होता है ब्लैंक स्लाइड में, वो 10 से रिलेटेड लिखा जाता है कि बस अपने मन से कोई भी डिफरेंट स्टोरी? अपने मन से कोई भी डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, कोई अपने बच्चे मैंने सुना है वो अपनी पीपीटी की स्टोरी लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप, वो उससे 12 स्टोरी में बस आपकी मेंटालिटी है कि आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है। अब जैसे मैं भी प्रिपेयर करके गया था, लेकिन वो बैकफायर कर गई स्ट्रेटजी, तो मैंने जो मेरे मन में आया वो लिख दिया, वो अच्छा लगा, वो अच्छा है। ओके। सो अब वैट और एसआरटी, तो मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा वैट और एसआरटी तुम करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी मतलब रिकमेंडेशन की चांसेस मतलब बढ़ जाती है। तुम्हारा क्या मानना है इस पे? इज इट अ मिथ, डेफिनेटली रवनीत? मिथ है। डब्ल्यूएटी के लिए मिथ नहीं है। डब्ल्यूएटी में मतलब एक स्पीड ऑफ डिसीजन वाली ओएलटी होती है ना, इसमें हमारी बात आ जाती है अगर हम ज्यादा नहीं करते। तो डब्ल्यूएटी तो करनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 55 प्लस करनी चाहिए, चाहे कुछ भी लिखो, मतलब करनी चाहिए 55 प्लस। वहां पे आपका एसओडी फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, स्पीड ऑफ डिसीजन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो डब्ल्यूएटी का तुमने मिथ कितना नहीं करा है। था? तुमने कितना करा मैंने था? डब्ल्यू हाँ जी, मैंने 58 किए हैं। 58। एंड व्हाट अबाउट एसआरटी? एसआरटी सिर्फ 42। एसआरटी का ये मिथ नहीं है, ये मैं श्योर हूँ। और सेकंड टाइम जब मैं हुआ तो मैंने 38 किए थे बस। एसआरटी का कोई मिथ नहीं। एसआरटी आपको अच्छे रिस्पॉन्स लिखने हैं, चाहे कितने भी लिखो, अच्छे लिखो बस। मेरे 60-60 वाले बंदे भी कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, जिसने 60 कर दी वो भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। मैंने 50 की थी, मैं भी तब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। तो अच्छे रिस्पॉन्स मैटर करते हैं एसआरटी में। ओके। सो तुमने प्रैक्टिस करा था वैट एसआरटी के लिए घर पर? हाँ जी, वही मैं कोचिंग गया था, तो वहीं पे हो जाती है पहले तो प्रैक्टिस, और घर पे मैंने बैट एसआरटी से ज्यादा मैंने टीएटी पे फोकस किया था। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 60% ऑफ योर टीएटी, मतलब टीएटी से 60% ऑफ योर साइक असेसमेंट, मतलब टीएटी से ही साइकोलॉजिस्ट जज कर लेगा कि आपको आगे लेके जाना है कि नहीं। वहीं से उसका जजमेंट बन जाता है कि वो आपको रेकमेंड करेगा कि नहीं। बाकी डब्ल्यूटी एसआरटी सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, ऐसा सुना होगा आपने, टीएटी इज द प्रिलिमिनरी टेस्ट,
और WTSRT उसके बाद गए, तो मेरे हिसाब से PAT पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और WAT काफी सिंपल एक्सरसाइज है, WAT के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो 15 सेकंड में पता नहीं देखना भी है लिखना भी है, वो तो पता ही नहीं चलता, हम ऐसे नीचे देखते हैं ऊपर लिखते हैं तो स्क्रीन चली जाती है, वर्ड ही चला जाता है। WAT का कुछ ऐसा नहीं है, SRT का बस WAT में कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं लिखने चाहिए, उन वर्ड्स से सेंटेंस सजेस्टिव बन जाता है, जैसे यू, कुड, शुड, वी, कैन, कुड, ये सब सजेस्टिव बना देते हैं आपके सेंटेंस को, ये वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। मतलब ज्ञान वाले सेंटेंस अच्छे लगते हैं उनको, ज्ञानबाजी करो, जैसे एजुकेशन आया तो गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर यूथ, ऐसे यहाँ ज्ञान पे बोलो मस्त सेल्फ वाले। सेल्फ हेल्प बुक की रूल्स ज्यादा है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा है, मैंने हालांकि नहीं पढ़ी लेकिन है इसमें। अच्छा, okay. So now SD is something which you have already prepared. So मैं इसे क्वेश्चन के लिए रखूंगा इंटरव्यू वाले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वो यहीं से इकट्ठा करते हैं और PIQ से। ये दो चीज तुम्हारे लिए मतलब वो है ना कि उनके हाथ में आ गया, बस अब वो तुम्हें चेक करना स्टार्ट करें। सो अब तुम्हारा साइट खत्म हो गया, उसके बाद से तुम्हारा क्या हुआ था, GTO हुआ था या उसी दिन इंटरव्यू ले लिया गया? मेरा उसी दिन इंटरव्यू हो गया था शाम को, लास्ट इंटरव्यू ओके। मेरा ही था, मतलब शाम अच्छा, का लास्ट इंटरव्यू, तो आप समझ सकते हो इंटरव्यूअर अच्छा गुस्से में होगा था। तो कितने कितने मतलब एवरेज कितने घंटे की गई थी सारे कैंडिडेट्स की, और तुम्हारी कितने घंटे की गई थी इंटरव्यू? सर बहुत छोटी जा रही थी इंटरव्यू सबकी, मतलब हम रिपीटर्स थे ना, रिपीटर्स में सबका इंटरव्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ले रहे थे, 33 SSB के अच्छा। प्रेसिडेंट थे, वो ले रहे थे, और फ्रेशर का डिप्टी ले रहे थे पहले दिन, क्योंकि मेरा उसी दिन हुआ ना तो मुझे उस दिन का पता है। तो सबका मतलब पहला बंदा हमारे यहाँ का चेस्ट नंबर 1, उसका 30 मिनट में हो गया, 35 मिनट में। दूसरा भी क्या, वो रिकमेंडेड था, दूसरा बंदा तो पहले से रिकमेंडेड था NDA में, उसका भी 40-45 मिनट में खत्म हो गया। फिर जो गया उसका भी बहुत जल्दी हो गया। अब मेरा चेस्ट नंबर 6 था, मैं जब वेटिंग रूम में बैठा तो 5 तभी गया था, मुझे सुनने में आया, और 5 10 मिनट में वापस भी आ गया। 5 नंबर का सिर्फ 20 मिनट चला इंटरव्यू, और उसकी अलग टेंशन थी उसके चेहरे पे, अलग उसकी फटी पड़ी थी, ऐसा कह सकते हैं, बहुत ही उसका मतलब क्या बोलूं, 20-25 पता नहीं उसने ऐसा क्या बोल दिया। अच्छा, रुक रुक रुक, उस स्टोरी पे हम लोग आएंगे, ठीक है। पहले अपनी स्टोरी बता कि मतलब तेरी कितने देर की चली थी और उसमें क्या क्या हुआ उस इंटरव्यू के दौरान। हाँ जी हाँ जी, पूरा इंटरव्यू तो बहुत ही अमेजिंग था। मेरा चला होगा 40 to 45 मिनट्स, मेरा भी इतना ही चला है, और एवरेज चला था मेरा, ज्यादा अच्छा नहीं था, मेरा ज्यादा लंबा नहीं था। और प्रेसिडेंट की एक खासियत थी, 33 SSB कोई जाएगा भोपाल में तो प्रेसिडेंट सिर्फ PIQ से क्वेश्चन पूछता है, उसको टेक्निकल क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। अच्छी बात है, जो कि टेक्निकल मुश्किल होते हैं बताने, हो सकता है हम ना बता पाए कुछ। मिलिट्री की भी उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, ना नेवी से रिलेटेड, ना आर्मी से, ना एयरफोर्स के, ना उसने कुछ फिजिक्स का पूछ लिया, कुछ पूछा ही नहीं उसने। उसका मेन स्टार्टिंग उसने वैसे की कि इंट्रोड्यूस करो कहाँ से आए हो, मैंने बोला जबलपुर से, जबलपुर इज वाई जबलपुर फेमस। तो अपनी जगह का एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना के जाना सब लोग, कि जगह किस लिए फेमस है, कोई अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, खाना कैसे अच्छा मिलता है, और एक आप ट्रेन से आ रहे हो तो कितनी स्टेट आपने क्रॉस की, कितना डिस्टेंस है, ट्रेन का नंबर, ये सब कंफर्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ये सब प्रिपेयर करके जाने रहते हैं। ये बेसिकली अच्छा, तो उसका ही है, वो कंफर्टेबल है। उन्होंने ये सब पूछा था तुमसे? हाँ हाँ सब पूछा था, ये अच्छा। डिस्टेंस वाला नहीं था, मेरे ट्रेन वाले थे, और क्या है प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं जबलपुर से हूँ और भोपाल में मेरा था, दोनों MP में ही है, तो ये क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं सकता था बेचारा। उसने बस जर्नी हाँ, पूछी कि कौन सी ट्रेन से आए हो, कितने बजे आए, कहाँ रुके, बस, इससे ज्यादा उसने नहीं पूछा। बस लक और अच्छा था। तेरा इंटरव्यू खत्म। चिल इंटरव्यू। नहीं नहीं, अभी मेन से स्टार्ट होता है अब, कि हाँ। उसके बाद उसने सीधा रैपिड फायर में भेज दिया। रैपिड फायर में 4 पार्ट होते हैं और 15-20 क्वेश्चन होते हैं, उसी में थक जाते हैं हम तो रैपिड फायर सुन के, कि टेल मी समथिंग अबाउट योर एकेडमिक्स फ्रॉम क्लास 8 to class 12, then tell me about subject you choose in 11th and 12th, then tell me about what was the performance in your board examination, then tell me your career options after 12th you are considering, and apart from defense, then tell me about the teachers you like and why is the reason so. Tell me about your friends in your friend circles. Tell me one friend with whom you share all your secrets and one whom you don't share any secret with, and what is the reason behind it. Then tell me about टीचर्स वाला हो गया, सब्जेक्ट्स का, हाँ, सब्जेक्ट यू लाइक एंड सब्जेक्ट यू डोंट लाइक एंड द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट आर योर करियर ऑप्शंस आफ्टर दिस, मतलब पूरा डिटेल में तुमने कौन कौन सी एग्जामिनेशंस दी उसके बारे में बताओ। देन टेल मी अबाउट any any achievements in sports and extracurricular activities and your hobbies and interests, and then tell me any hardships you faced in your education. Now start. अब इसको रिमेम्बर करना ही सबसे पहली बात बड़ा मुश्किल है, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ फेंक देता है वो। तो इसमें ये सीक्वेंस को रिमेम्बर हमको करना चाहिए नॉर्मल चीजों से, जैसे पहला सीक्वेंस उसने क्या पूछा, एजुकेशन का, तो आप पहले ये सोच लो कि एजुकेशन पूछी,
फिर उसने क्या पूछा, टीचर पूछा, फिर सब्जेक्ट पूछा, फिर फैमिली पूछा, फिर फ्रेंड पूछा। वैसे आप याद कर सकते हो उसको। और ये या कोई क्वेश्चन सारे बता नहीं पाता, ये इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना कि कोई बता ही नहीं सकता है, मतलब ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्रॉपर सीक्वेंस में बताए, आगे पीछे चलेगा लेकिन बता दो उसको सारे। मैंने भी मिस कर दिया था क्वेश्चन, एजुकेशन वाला था, जो इम्पैक्ट आपने ये हार्डशिप फेस किए, ये मैं भूल गया था उसको बताना। तो उसने फिर बोला था एनी क्वेश्चन यू फॉरगॉट, मैंने बोला यस सर आई थिंक सो। तो उसने बोला तुम खुद सोचो, मैंने बोला सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, कैन यू प्लीज टेल मी। तो उसने बोला फिर ये वाला क्वेश्चन, फिर मैंने उसका आंसर बताया। अब मैं बताऊंगा यहाँ मेरे से एक गलती हो गई। गलती क्या हुई, मैंने बोल दिया कि सब्जेक्ट आई डोंट लाइक इज केमिस्ट्री। गलती क्या, ये अच्छा था मेरा, मेरे को केमिस्ट्री पसंद नहीं है। और रीजन उसका वही है कि पढ़ना ज्यादा पड़ता है, रटना पड़ता है, और उसका कोई यूज नहीं लगता मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में। हमको तो कोई यूज नहीं, साइंटिस्ट को है। अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन आता है फिर कि मैंने एनआईटी इलाहाबाद में मुझे एडमिशन मिला था, और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट की थी क्योंकि मेरी वही रही। अब ये इसका क्वेश्चन है कि रवनीत यू हैव सेड that you don't like chemistry and now you are saying you have opted for chemical engineering at NIT Allahabad. So what is the reason? मैंने बोला sir the first reason is my father is also in such kind of companies, so I think it will prove better for me. Then I think chemical engineering is the easy subject. अब यहाँ जो मैंने बोला ना, and it gives us a lot of free time, यहाँ उसने मेरे को इतना खतरनाक रोस्ट किया। उसने बोला, हिंदी में बोला उसने कि रवनीत तू लफंटरगिरी करने जा रहा है कॉलेज में, ये उसने हिंदी में बोला था, तू लफंटरगिरी करने जा रहा है। ये लिटरली आप सोचो मोराल कैसा हो गया होगा इंसान का। भाई एनआईटी में पहली बात तो इंसान जा रहा है, उसके बाद उसको ये बोल रहा है कि लफंटरगिरी करने जा रहा है। तेरे को पढ़ना नहीं है, तेरे को सिर्फ लड़कियां छेड़नी है, उसने ये भी बोला। लिटरली तेरे को दारू सुट्टा पीना है। वो पता नहीं क्या मूड था उसका इंटरव्यू का, रोस्ट कर रहा था वो फुल। मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, इजी ब्रांच है तो मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा, मेरा तो डिफेंस का एम है। बोला नहीं डिफेंस के अलावा बता। मैंने बोला सर केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। और मैंने फिर एक्सप्लेन किया कि सर केमिकल इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट केमिस्ट्री, जरूरी थोड़ी इसमें केमिस्ट्री हो, केमिकल तो सिर्फ नाम है, वो फिजिक्स भी उसमें बहुत सारी। तो बोला नहीं नहीं मेजर तो केमिकल है। मैंने बोला नहीं सर नहीं है। बोला चलो ओके छोड़ इसको। फिर वो आता है पेरेंट्स वाले, उस पे आ गया। हाँ एक उसने क्वेश्चन मुझसे अलग सा पूछा था जो मैंने कभी फेस नहीं किया, अपने पेरेंट्स की वीकनेस बताइए, कोई नहीं पूछता। तू अपने मम्मी की वीकनेस बता, स्ट्रेंथ बता, अपने पापा की। ये मैंने सोचा भी नहीं था पूछेगा, तो मेरे मन में नेचुरली जो आया मैंने वही बोल दिया। उससे भी फिर क्रॉस क्वेश्चन, फिर पूछता आप किससे रिसेंबल करते हो। मैंने बोला सर फिजिकली मदर पे। बोलते नहीं फिजिकली नहीं, वैसे कैसे अभी। मैंने बोला सर मेरे को लगता है पापा की तरह हूँ थोड़ा थोड़ा, मेरे को घर पे सब बोलते हैं। तो फिर मैंने पापा की जो वीकनेस बताई थी ना, उस पे वो रगड़ने लग गया कि तेरी भी वही होगी, तू भी वैसा ही है। मैंने बोला सर उनके जैसा हो, वीकनेस थोड़ी मेरी उनके जैसी है। तो बोलता अच्छा अच्छा। तो मेरे तो अलग ही चला था, एंटी क्यों नहीं निकला, यहाँ क्यों आया है। एक बार तो उसने मुझे ये बोल दिया तू अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहा है, तू बस घूम रहा है। वो अलग रोस्ट करने की मूड में थे, वन वे रोस्टिंग थी वो पूरी, ये वाला इंटरव्यू Ravneet, अलग Ravneet, लेवल। wait. Like तुमने बोला कि he was continuously roasting you, है ना? So कंटिन्यूस। what was your approach? उस टाइम तेरे दिमाग में क्या चल रहा था और तेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था? वो नॉर्मल था क्या था, मतलब बता भाई। ऐसा ही जैसा अभी है ना मेरा फेशियल, बिल्कुल वैसा मेरा यही था अप्रोच। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लो, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कॉन्फ्रेंस आउट करेगा। फेलियर्स तो देख ही लिए इतने सारे, अब तो आदत हो गई है, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा बिल्कुल सेम अच्छा था। लेकिन ऐसा नहीं पूरी वाइड स्माइल कर दो, नॉर्मल स्माइल रखना, नहीं तो वो सोचेगा बेशर्म है। अच्छा भाई। मैंने मतलब फुल रोज। थोड़ी देर के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या यार ऐसा भी, मतलब ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ तो मतलब एक और रैपिड फायर बताऊं, के लिए तुमने। हाँ हाँ रवनीत। एक रोस्ट और बताता हूँ उसने। मैंने ड्रॉप लिया था, तो मैं ड्रॉप में क्या किया, मैंने बोला सर प्रिपरेशन की जेई कैसे की। मैंने वो एक्सप्लेन किया, फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसमें टीचर कौन कौन है, चलो मैंने बता दिया वो। फिर अब मैंने ड्रॉप में इंसान पढ़ना ज्यादा प्रेफर करेगा ना, और मैं जिम जाता था। तो वो बोलता है रवि तूने कुछ नहीं किया है पूरी अपनी ड्रॉप ईयर में। मैंने बोला सर पढ़ा है। बोलता उसके अलावा कुछ नहीं किया। मैंने बोला सर जिम गया हूँ। बोलता जिम तो 65 ईयर्स का आदमी भी जाता है, तूने क्या कर लिया ऐसा जिम जाके। ऐसा हिंदी में बोलता है सर वो बिल्कुल, जिम तो 65 ईयर्स का भी जाता है, तूने क्या कर लिया ऐसा। मैंने बोला सर मैंने तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई है। बोलता नहीं नहीं तूने कुछ नहीं किया, तू कुछ नहीं करता है, तूने सिर्फ पढ़ाई की है और लफंटरगिरी की है। और एक उसको और मेरा चीज पसंद आ गया था कि एक फेवरेट डिश पूछी थी उसने, मैंने बोला बटर चिकन। तो बोलता तूने सिर्फ बटर चिकन खाया है। अब मैंने बोला भाई कर ले रोस्ट, तेरे को जो बोलना है बोलते रहे, मेरे को मतलब नहीं। अलग लेवल सर। एक बार उसने पूछा कौन सी प्लेसेस विजिट की है, मैंने बोला सर मतलब एक गोवा भी गया था मैं एक बार। तो गोवा बोलते बोलते मेरी स्माइल आ गई मुंह पे ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे। बोलता तू स्माइल कर रहा है, चल आते हैं अभी इस पे भी, तेरे को गोवा में बड़ी स्माइल आ रही है ना, बताता हूँ तुझे अभी। अलग अलग लेवल सर रोस्टिंग का।
बाकी एक स्ट्रेंथ वीकनेस से वाला जो पार्ट था ना, उसमें मुझे लग रहा है मैंने उसको काफी इम्प्रेस किया था। मतलब उसने मुझसे स्ट्रेंथ पूछी थी, तो उसमें मैंने एक स्ट्रेंथ बताई थी, उसका एग्जाम्पल पूछा था उसने। तो उसमें वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, उसने बोला था रवनीत दैट वाज अ वेरी गुड आंसर। फिर उसने बोला एक और केस एक्सप्लेन कर। तो मैंने एक और केस किया था उसको एक्सप्लेन, तो काफी खुश हो गया था वहाँ पे। स्ट्रेंथ वीकनेस पे आखिरी में हुआ ये, आखिरी में थोड़ी सी खुशी वो मिली वो उसको। क्या था, वो बाकी तो क्या पूरा। था, अगर याद हो स्ट्रेंथ वाला जिस पे हाँ वो हाँ, इम्प्रेस था? स्ट्रेंथ था मेरा, एक्चुअली मैंने स्ट्रेंथ बोला था सबसे पहले नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो उसने बोला हाउ विल यू प्रूव दैट। मैंने अपनी एनडी की पूरी जर्नी बता दी कि देखो अभी तक रिजेक्ट हो रहा हूँ फिर भी खड़ा हूँ। उसके बाद फिर इसमें उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बोला दैट वाज वेरी गुड आंसर। तो उसने और लिख भी रहा था वो क्वेश्चन, समझ गया सच में अच्छा है तभी लिख रहा है, गलत तो नहीं लिखेगा। उसके बाद उसने पूछा एक और कोई एग्जांपल बता कि कैसे प्रूव करेगा तू। फिर मैंने अपनी स्मार्टली प्ले किया, मैंने अपनी जेई की जर्नी बता दी कि मैंने ड्रॉप कैसे दिया अच्छी परसेंटाइल लाने पे भी, फिर भी अभी भी मैंने अच्छे परसेंटाइल लाए। तो कैसे मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की। अगर मतलब ड्रॉप में ऐसा होता है ना, हम कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं अपनी, वही सब्जेक्ट को हम बार बार पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि हम बार बार एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर भी हमको उसको पढ़ना ही है, चाहे कितना बोर हो जाए हम। तो मैंने तब भी गिव अप नहीं किया, और इस बार भी मैंने अपना बैकअप अच्छा खड़ा कर दिया, एटलीस्ट मैं एनआईटी में जा रहा हूँ। तो वहां पे खुश हो गया था। इतना ही था, ओके। मेरा इंटरव्यू छोटा ही था, 40 मिनट्स में इतना ही रोस्ट ही हुआ बस में। मैं समझ गया। इट वाज ऑल अबाउट रैपिड फायर एंड देन आफ्टर ही वाज क्रॉस क्वेश्चनिंग यू यस व्हाटएवर यस। यू वर सेइंग, है ना? तो हैव यू प्रैक्टिस फॉर द रैपिड फायर? यस, मैं कोचिंग गया था तो वहां भी रैपिड फायर पूछा था, लेकिन वहां का थोड़ा इजी था रैपिड फायर। रैपिड फायर आप भी प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत इजी है। बुक्स आती है आजकल हाँ हाँ। एसएसबी की इंटरव्यू का, उसमें भी रहता है, बहुत इजी रैपिड फायर। बस ये आप प्रॉपर सीक्वेंस याद नहीं कर सकते, और हो सकता है वो कोई क्वेश्चन बदल ले, तो याद करने का मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप हेड्स में तोड़ो। हाँ पहला हेड क्या होता है, एकेडमिक्स। दूसरा हेड होता है स्पोर्ट्स, मतलब जैसा वो बोले आपको सुनना पड़ेगा। तीसरा हेड उसने क्या बोला, मान लो उसने बोला फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स में वही क्वेश्चन होते हैं, योर फ्रेंड्स, वन गुड फ्रेंड वन बैड फ्रेंड, व्हाई। टीचर्स में वही क्वेश्चन होता है, वन गुड टीचर वन बैड बैड टीचर, व्हाई। उसके बाद स्पोर्ट्स में वही होता है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स एक्टिविटीज हॉबीज इंटरेस्ट। एकेडमिक्स से सबका ये क्वेश्चन होता है, 10th से 12th या फिर 8th से 12th तक मेरे को मार्क्स बता दे, अपने परसेंटेज बता दे। और ये नॉर्मल रहते हैं, बाकी आप हेड्स में आप याद रख सकते हो, बाकी फिर क्वेश्चन सबके वही रहते हैं। ओके। सो इंटरव्यू 45 मिनट्स में तुम्हारी खत्म हो गई। और अब ये बता कि जिसके बारे में तूने बोला था कि 10 मिनट चली थी, कुछ मालूम है उसका क्या हुआ, या नहीं उसने कुछ नहीं, बताया बीस तेरे मिनट को? 20 मिनट में उससे सिर्फ यही सब पूछा, रैपिड फायर हो गया, उसका नॉर्मल फैमिली वाले क्वेश्चन, स्ट्रेंथ वीकनेस, बस उसको रोस्ट नहीं किया। मेरी रोस्टिंग में टाइम चला गया पूरा। और ये अच्छा अच्छा। साइन है मेरे हिसाब से, बंदा रोस्ट तभी और करता है जब वो इंटरेस्टेड हो। हाँ, और वो रिकमेंड हुआ Yes. था वो जो 20 मिनट्स वाला था? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है, चलो। और इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? अगर रैपिड फायर में हमारा जैसे कोई क्वेश्चन छूट गया बीच में, तो उसको मतलब हम आगे पीछे कर सकते हैं, या तो अगर मतलब भूल गया, मतलब माइंड से निकल गया, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? माइंड से निकल गया, अगर आपको आप आंसर दे रहे हो और आखिरी में आपको याद आ रहा है एक क्वेश्चन तो मैं बताने नहीं भूल गया, तो उसको बोलो सॉरी सर, मतलब सॉरी एक बार बोल देना कि सॉरी सर, वन क्वेश्चन आई फॉरगॉट टू आंसर एंड नाउ विल आंसर, मतलब ऐसा बता दो उसको। लेकिन अगर बिल्कुल आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन छूटा है, जैसे मुझे लग रहा था मेरा कुछ तो छूट गया है, लेकिन मुझे वो याद ही नहीं था क्या छूटा है, तो आप पूछ लो जेन्युइनली कि सर आई फॉरगॉट, कैन यू प्लीज टेल मी, मतलब जेन्युइनली पूछो, बता देगा। मना करेगा पहले, बोलेगा खुद सोचो खुद सोचो, लेकिन बोलना सर सॉरी नहीं सोच पा रहा बता दो, तो वो बता देगा। इंटरव्यू बड़ा जेन्युइन रहना उसके बाद। ओके। तो भैया स्क्रीन इन में हमारे मेन हिटिंग पॉइंट क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो बेस्ट नरेशन, ओआईआर तो मतलब है, चलो ओआईआर मुश्किल आता है तो सबके लिए मुश्किल है, इजी है तो सबके लिए, और ओआईआर सब कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है नरेशन, फ्लुएंट नरेशन, बिल्कुल बेस्ट नरेशन देना। और नरेशन स्टार्ट कैसे करते हैं वो आपको पता होगा कि फ्रेंड्स फ्रॉम द पिक्चर आई हैव परसीव्ड दीज मेनी कैरेक्टर्स, देयर एज इज दिस, देयर मूड इज दिस, एंड द एक्शन ऑफ माय स्टोरी इज दिस। यहाँ से स्टार्ट करनी है स्टोरी, और अच्छे फ्लुएंटली बिल्कुल बोलो, रुको ही नहीं, कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बोलो। आप स्क्रीन आउट हो ही नहीं सकते अगर आपकी नरेशन अच्छी हो, फ्रेशर हो, और अगर आप फ्रेशर के लिए तो नरेशन ही होती है ज्यादा एनडीए एंट्री में। और आप सब एनडीए जा रहे हो मेरे हिसाब से। Yes, yes. यस। Uh, ऑल आर नॉट ऑफ इंडिया, some are of yeah, India. yeah. Obviously, three or like out of all these ratios, me, Rohit, and Shubham preparing for the CDS. And if you talk about our previous attempts,
So we didn't attain any SSB, but a lot of experience I have gained from the candidates like you. And obviously, whenever I used to talk with the recommended candidate, it is totally different feeling because I'm gaining something from you all guys. Whenever you are sharing your experience or journey, and what was the mistake you did in your previous attempts, and what kind of improvement you did. So from all of these things, I'm just trying my best so that I can put my 100% in the upcoming SSB for this CDS. Okay, so Ravneet, basically the interview part has finished. So just tell us about your GTO. Now the whole part is remaining about the GTO and the conference. यस, सबसे बेस्ट पार्ट इज जीटीओ। बेस्ट मेरा मुझे लगता है जीटीओ ही गया था, और उसी ने रेकमेंड किया होगा मुझे। और सबकी इससे पहले दोनों अटेम्प्ट मेरा जीटीओ सबसे खराब था। तो जीटीओ में सबसे पहले आपके जीडी से स्टार्ट होता है। उस दिन भोपाल में बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा अच्छा था। तो जीडी से स्टार्ट हुआ। जीडी में फर्स्ट टॉपिक था हमारा, मतलब दो टॉपिक्स रहते हैं जीडी में पहले, उसमें से हमको एक चूज करना रहता है। एक पहला मुझे याद नहीं आ रहा, जो दूसरा था वो इंडिया से रिलेटेड था। इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर, व्हाट डू वी नीड टू डू। वन वाज इकोनॉमिक प्रोग्रेशन, सेकंड वाज डिफेंस प्रोग्रेशन, एंड थर्ड वाज शायद टेररिज्म। थर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। तो जीडी में एक मैं अच्छी टिप दूंगा, सबको देता हूँ कि जीडी में 2 मिनट रुक जाओ। स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है कभी भी, जीडी किसी और को स्टार्ट करने दो। इनिशिएटिव की जरूरत नहीं है। इनिशिएटिव एक्चुअली स्टार्ट नहीं होता। इनिशिएटिव होता है कि आप थोड़ा जल्दी बोलने लगो, बस स्टार्ट नहीं करो, सबको Okay. बोलो। अब मेरे ग्रुप में हम 9 बंदे थे। अब 9 में से हमारे यहाँ, 9 में से कितने मैं बोलूँ आपको, हाँ 9 में से 7 बंदे इकोनॉमिक बोल रहे थे। तो उनके पॉइंट्स रिपीट हो रहे थे। लेकिन मैंने सोचा, मैं मेरे को दोनों पॉइंट आते थे, इकोनॉमिक भी बोल सकता था और डिफेंस भी बोल सकता था। तो मैंने सोचा डिफेंस को बोलूंगा, ताकि मेरे पॉइंट्स रिपीट ना हो और दूसरे लड़े। लड़ाई होगी तो ही मजा आएगा जीडी में। तो मैं डिफेंस को बोले जा रहा हूँ, एक बंदा और डिफेंस को बोल रहा है, बाकी सब इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो हम सब लड़े जा रहे हैं कि भाई इकोनॉमी है, डिफेंस है, लड़ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट दे रहे हैं। मैंने तेजस डाल दिया और अपना विक्रमादित्य डाल दिया, जो मेरे पे था सब डाल दिया। मतलब अच्छे पॉइंट्स थे काफी ज्यादा। तो अगर आपका डिलीट सबसे अलग है ना, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। यही चीज फिर सेकंड में भी हुई। सेकंड जीडी था, सोशल मीडिया वाला था सोशल। तो उसमें था हमारा, एक्चुअली उसमें यही पॉइंट्स थे उसमें भी कि सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहला लीड था उसमें कि मोटिवेशन, सेकंड था डिस्ट्रैक्शन, और थर्ड पता नहीं फिर क्या था। तो सब मोटिवेशन पे बोल रहे हैं, 7 बंदे मोटिवेशन पे बोल रहे हैं, लेकिन मैं और एक बंदा था, हम डिस्ट्रैक्शन पे बोल रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन पे तो बहुत ज्यादा ही पॉइंट होते हैं वैसे भी सोशल मीडिया पे। मैंने हर मर्डर केस घुसा दिया जो भी हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। जोधपुर वाला, वो जो टेलर वाला हुआ था, क्या मेरे को नाम नहीं याद आ रहा क्या था वो घुसा दिया। कानपुर मर्डर के जो मर्डर आते हैं मुझे सब मैंने घुसा दिए। और सोशल मीडिया के बहुत सारे आज की डेट में इफेक्ट्स हैं हमारे, अडल्ट इंडस्ट्री देख लो आप, बहुत सारे होते हैं। तो ऐसी रीड अगर आपकी होगी ना कि आपके पास पॉइंट बहुत सारे हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी उसमें, क्योंकि उसमें बंदा आपको काउंटर करेंगे। लेकिन आप उन काउंटर करने वालों को भी आप अपना इतना अच्छा पॉइंट दोगे कि वो भी मान लेंगे, हाँ भाई ठीक है, सही बोल तो सही रहा है ये। जीडी में बाकी मैं बोलूंगा, जीडी इज 90% लिसनिंग, 10% स्पीकिंग। सिर्फ 4-5 पॉइंट तो बहुत है। मेरा बंदा था, मतलब मुझे रिकमेंड हो गया, हमारे साथ हुआ था, वो हमारे बाद हुआ फिर। तो उसने 15 पॉइंट दिए होंगे पहले जीडी में। 15 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं 15 मिनट की जीडी में, मतलब सिर्फ आप ही बोल रहे हो। तो वो डोमिनेंस हो जाता है, चाहे कितना भी अच्छा करना, तो डोमिनेटिंग बंदे को नहीं मिलेगा। डोमिनेंस नहीं हमको शो करनी है। जीडी में डोमिनेट बिल्कुल कभी मत करना है। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, और शांति आती है। और पहले ग्रुप से सेटिंग कर सकते हो आप। हमारी ग्रुप की सेटिंग हुई थी कि भाई सबको बोलने देंगे नॉर्मल, लड़ाई नहीं करेंगे। और सही में लड़ाई हुई नहीं थी हमारे ग्रुप में। एक बार हुई होगी, फिश मार्केट बना, जीटू ने बोला चुप हो जाओ सब, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, सब चुप हो गए थे। नॉर्मल हमारा अच्छा ग्रुप था, बहुत कोऑपरेटिंग था हमारा ग्रुप। तो अच्छे से दोस्ती बनाते रहते हैं आपके दोस्त। ओके। सो तुमने बोला कि ऑब्स्टिकल्स वाले, मतलब जो तुमने लास्ट अटेम्प्ट में तुमने बोला था 4 या 5 तुमने करे थे, और तुम बहुत बार गिव अप भी कर रहे थे कि भाई अब मैं नहीं करूंगा, यहाँ से करना है। सो इस अटेम्प्ट में क्या था जिसमें तुम रिकमेंड। ऑब्स्टिकल्स में इस बार भोपाल में बारिश हो गई थी एकदम। तो बहुत फिसलन हुई थी ऑब्स्टिकल में, और मैं शूज लेके गया था, पीटी शूज होते हैं हमारे लेटेक्स वाले। वो अलग फिसलते हैं पानी में, आपने देखा होगा, उसकी ग्रिप नहीं बनती। तो मेरे लिए और चैलेंज हो गया। मैंने स्टार्ट किया टार्जन स्विंग से। टार्जन स्विंग मेरे हाथ से छूट गई, पहले गिर गया। वो क्योंकि गीली हुई थी, रस्सी छूटी हुई थी, वो पूरी गीली हो गई थी। तो मैंने जैसे ही पकड़ी, नीचे आ रहा था, उसमें छूट गई, वो हाथ से फिसल गया। मैं बोला ऐसे नीचे आ गया। तो कोई नहीं, चलो उसको फिर मैंने बार ट्राई नहीं किया। फिर मैं स्क्रीन जंप पे गया, स्क्रीन जंप से भी गिर गया। स्क्रीन जंप में वो लकड़ी लगी रहती है, उसमें मेरा 2 बार पैर टच हुआ। लेकिन एक चीज मैंने अच्छी की कि मैं उसको ट्राई करता रहा। मतलब जितनी बार भी गिरे ट्राई करते रहा, और आखिरी में वो हुई तो नहीं थी, लेकिन ट्राई करा मैंने एटलीस्ट। तो वहाँ गिव अप नहीं किया। ये चीज मैंने सीखी कि गिव अप तो नहीं करना है। एक बार हो गया, जिसको कर सकते हो उसको फिर से करो। मैं, मेरे पूरे घुटने चढ़ तो गए थे, लेकिन फिर भी ट्राई करता रवनीत, था।
लाइक जब तुम ट्राई कर रहे थे तो उसमें तो वो टाइम भी जा रहा होगा और तुम्हारे ऊपर हाँ प्रेशर हाँ। भी आ रहा होगा कि नेक्स्ट ऑब्स्टिकल्स भी हमें कंप्लीट करना है। हम्म। तो वो लेकिन एक्सप्लेन फिर वही करो था तुम कि कैसे टैकल करा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट लेकिन क्या है, बड़े इजी थे मेरे केस में, मतलब बैलेंसिंग बीम थी वो भी नहीं हुई मेरे से। उसके बाद बर्मा ब्रिज मेरा छूट गया, बर्मा ब्रिज मेरा ध्यान ही नहीं, गया, बर्मा ब्रिज बिल्कुल कॉर्नर में था। फिर मैंने सोचा बाकी सब करते हैं, तो कमांडो वॉक गया, वो अलग हिल थी कमांडो, उस पर भी जाके बैठ गया। लेकिन कर लिए थे, मतलब स्टेमिना मेरा सही है कि एक एंड से दूसरे एंड तक मैं काफी जल्दी भाग के चला गया था, बाकी मेरा सब हो गया था। आखिरी में मैं फिर स्क्रीन जंप पे आया, स्क्रीन जंप पे मैं एक बार गिर चुका था, फिर मैंने छोड़ के मैं दूसरे पे गया, फिर मैं स्क्रीन जंप पे आया, फिर गिरा, फिर फॉरवर्ड ट्राई किया, फिर गिरा, वो हो ही नहीं रही थी, लेकिन ट्राई करता रहा मैं। आखिरी तक 6 ऑब्स्टिकल किए थे मैंने बस। लेकिन वही नंबर मैटर नहीं करता, इसमें आपका प्लानिंग मैटर करता है। जैसे एक प्लानिंग होती है, जैसे अगर मैंने टारजन स्विंग से स्टार्ट किया ना, तो टारजन स्विंग ये उसका प्लेटफॉर्म, ये उसकी रस्सी है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, जैसे रस्सी छोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे सामने एक ऑब्स्टिकल है, तो वो आपका दिमाग शो करता है कि देखो आपने स्टार्ट यहाँ से किया, वो आपने कुछ सोच के किया है, ऐसा नहीं कि रैंडम स्टार्ट कर रहे हो। सोचा आपने कि यहाँ से अगर मैं रस्सी छोड़ूंगा यहाँ पे आके, तो एक सामने ऑब्स्टिकल है, मैं वो कर लूंगा, फिर उसके बाजू में कोई है, मतलब पूरा मेरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्लानिंग देखते हो, ऑब्स्टिकल नहीं देखते, और स्टैमिना देखते हो। अब स्टेमिना से और ना कर पाने से कोई रिलेशन ही नहीं है, ना कर पाना अलग है, स्टेमिना अलग है। स्टेमिना मैंने शो कर दिया, मैं करेज शो कर दिया, बार बार गिर रहा हूँ फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड वहां शो कर दिया। और ज्यादा कुछ नहीं दिखते ऑब्स्टिकल में। और फिर कमांडो वॉक तुम्हारा हाफ कमांडो क्या शुभम। कमांडो वॉक का एक्सपीरियंस कैसा था? जब मैं, लेकिन अभी मैं गया था अभी ऐसी एसएसबी कैंप में, तो जो कमांडो वॉक था वो बहुत शेक कर रहा था। मतलब मैं सेकंड स्टेयर हाँ पे हाँ। चढ़ा और थर्ड स्टेयर पे मतलब पैर ही नहीं रखा जा रहा था। ऐसा हो रहा था कि मतलब नीचे ना चले जाए। नहीं, उसमें ध्यान रखना बिल्कुल कि कुछ बच्चे गिर जाते हैं उस पे। एक मेरे सामने एसीसी वाले भैया थे, एसीसी एंट्री जवान एंट्री होती है, मतलब वो पहली सोल्जर रहते हैं, वो गिर गए थे, उनका पैर टूट गया था। तो इसमें ध्यान रखना, नहीं कर पाओ तो बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं तो बैठ जाता हूँ। मेरे भी बहुत ज्यादा शेक हो जाता है, और हाइट भी मेरी ज्यादा है, मेरे मेरे लिए तो वो और ऊपर से हो जाता है नीचे। तो उसमें डर तो लगता है, लेकिन वही आपको गिव अप नहीं करना, आप उतर गए तो फिर वो खत्म हो गया आपके लिए टास्क। मतलब आपने वो गिव अप कर दिया ना उस ऑप्शन में, आप हिल रहा है तो आप 2 सेकंड स्टेबल हो जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। आप खड़े रहते हैं तो ज्यादा शेक होती है चीज, आप बैठ जाओगे ना तो क्या बोलो, एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा, ज्यादा शेक नहीं होगा, वो फिजिक्स आ जाएगी थोड़ी सी, तो थोड़ा बैठ जाया करो हाँ उस पे। सर, सर ने हमें बोला था, मतलब एक लड़की चढ़ी वो उतर गई आधे से, तो सर ने कहा मतलब तुम्हारा हाँ, रिकमेंडेशन इधर ही खत्म। अब मतलब तुम आगे बढ़ ही नहीं खत्म सकते, हो जीते जाएगा, तो मैं यहीं से काट देगा। बिल्कुल वहीं पे खत्म हो जाएगा ना, आपने गिव अप कर दिया, करेज खत्म हो गया। करेज तो आप क्या बिल्ड भी नहीं कर सकते बाद में। ये बाकी स्टेमिना होता है ना, स्टेमिना ट्रेनेबल क्वालिटी है, स्टेमिना आपका बढ़ जाएगा अकेडमी जाके, लेकिन करेज नहीं बढ़ेगा, करेज उतना ही रहेगा। गिव अप तो करने वाली क्वालिटी। इज देयर एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल गाइस, वुड यू लाइक टू आस्क। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट कॉन्फ्रेंस? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कॉन्फ्रेंस, मतलब क्या वेट होता है वेट कॉन्फ्रेंस वाले दिन? शुभम, we are coming before that I want some questions from him. ओके So ओके। like Avni, what was that GPE half group planning exercise and all that kind of stuff जहाँ पे लोग तुम्हें बुलाते हैं एज अ कमांडर, सो उसे उस पार्ट पे थोड़ा emphasize explain करना। जी, जी, मैं पूरा स्टार्ट से करता हूँ। जैसे हमारे जीडी हो गए, जीडी के बाद होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसमें एक मतलब ऑब्स्टिकल होता है, ऑब्स्टिकल नहीं मतलब एक बोर्ड होता है, उस पर मैप होता है, उसमें एक प्लान होता है, वो जीटीओ प्लान हमको बताता है, उसको हमारा उसमें हमको सोल्यूशन लिखना रहता है। उसमें 4 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होगी कि बंदा इंजर्ड है, उसका खून निकल रहा है, मरने वाला है, अनकॉन्शियस है, शॉक लगा है उसको। ये सब सबसे पहली प्रॉब्लम ये होगी, जो जिसमें डेथ हो रही है, बंदे की डेथ हो सकती है अगर हमने उस पर जल्दी एक्ट नहीं किया। तो सबसे पहले हमको उसको प्रायोरिटी देनी है और उस बंदे को बचाना है। सेकंड प्रॉब्लम होती है कि पूरा ग्रुप है, मतलब विलेज है, डैम Can you मतलब डैम repeat, का please? पानी खुला हुआ है। Can you repeat, please? Because I am not unable to understand. या फर्स्ट प्रॉब्लम होगी जिसमें ह्यूमन की लाइफ है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जैसे कोई बंदा है, वो गिर गया, मान लो उसका खून निकल रहा है सर से, और प्रोफेशनली ब्लीडिंग हो रही है उसकी, तो वो मर सकता है कभी भी। कोई बंदा है, उसको हार्ट अटैक आ गया, ये भी एक खतरनाक प्रॉब्लम होगी, ऐसा देते नहीं वैसे, हार्ट अटैक ज्यादा हो गया। किसी को शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक, ये हो गया। किसी पे किसी ने वार कर दिया, ये हो गया। कोई बेहोश हो गया, बेहोशी भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, पता नहीं किस रीजन से बेहोश हुआ, हमको पता नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है जिसमें एक बंदे की लाइफ है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उसको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है हमेशा, क्योंकि लाइफ हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सेकंड प्रायोरिटी होती है, एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें ग्रुप होगा, ग्रुप। वो ग्रुप पे बात आ रही है, जैसे हमारे में थी कि एक डैम है, डैम के गेट खोल दिए कुछ बदमाशों ने, और वो बदमाशों ने डैम के गेट खोल दिए, तो अब आजू बाजू की जो विलेजेस होगी ना, वो सबमर्ज हो जाएंगे उसमें, क्योंकि पानी बढ़ जाएगा, डूब जाएंगे उसके आसपास की विलेज। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें ग्रुप पूरा हो रहा है हमारा।
तो ग्रुप वाले को हमको सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए। थर्ड होता है कि बदमाश है जो आगे, ऐसा था कि बदमाश ही आगे जाके लूटने वाले एक विलेज को, तो ये थर्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये लूट रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। और फोर्थ प्रॉब्लम होती है बिल्कुल सिंपल सी कि एक बछड़ा है, वो डूब रहा है, उसको बचा लो, वो फंसा हुआ है, बचा लो उसको। किसी की गाय रह गई, किसी का स्कूटर खराब हो गया है, उसको मैकेनिक को दे दो। ये सिंपल प्रॉब्लम होती है, इसको लास्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। लेकिन सॉल्व सबको करना है हमको। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखा, मतलब मैंने बहुत सारे देख लिए ऐसे कि वो फोर्थ प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, जेंटलमैन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी विल इग्नोर इट, है ना, देयर आर मच मोर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं करना। प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना ही है, तो दी इसलिए क्योंकि हमको उसको सॉल्व करना है। और बहुत इजीली हो जाती है वो। पहला बंदा हम आसानी से उसको बचा लेंगे, कोई हॉस्पिटल होगा आसपास में। दूसरा डैम वाला है तो डैम में जाएंगे हम, डैम में हम कुछ करेंगे, हम भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, हमको भी पता है ये सब चीजें। या तो कुछ ऐसा बताते हैं वो कि चाबी इसके पास है, उसने चाबी ले आएंगे हम। थर्ड ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मतलब जैसे चोर वाली होगी, तो हम विलेज जाएंगे, हम विलेज वालों को एकत्रित करेंगे ताकि तुम भी भाई लड़ो। हम बाजू आजू उनके पास थोड़े वेपन्स होंगे, विलेज है, विलेज वालों के पास फावड़ा वगैरह होगा, उससे हम हमला कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। या फिर हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। मतलब एक ही इसका सोल्यूशन नहीं होता, बहुत अप्रोच होती है इसकी। और मैं बताऊंगा कि मेरी जीपी बिगड़ गई थी। मैंने जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व की थी ना, मैंने बहुत खराब तरीके से की थी। अजीब सा मैंने कुछ अज्यूम कर ली थी चीजें कि यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, जबकि वहाँ शो ही नहीं किया था। हॉस्पिटल शो करता है, वहाँ कोई शो ही नहीं था, तो मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया, तो मेरी जीपी तो बहुत खराब थी। मैंने एक भी कंस्ट्रक्टिव पॉइंट नहीं दिया था जीपी में, मैं दूसरों के पॉइंट रिपीट कर रहा था बस। तो जीपी तो मेरी बहुत बेकार थी। उसके बाद पीजीटी हमारी आती है, पीजीटी मतलब फट्टा बल्दी वाले टास्क होते हैं जो अब आउटडोर टास्क की हमारी एक स्टार्टिंग एक हुई है। एक चीज पूछनी है मुझे जीपी के बारे में कि मतलब जैसे वो जीटीओ सर होते हैं, वो कहते हैं कि मतलब तुम 10 बंदे हो, 10 बंदे हो ऐसे, मतलब हमें बोला था कि तुम 10, तो मतलब हम उधर डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप को कि मतलब 5 इस जगह चले गए, 5 इस जगह चले गए, या फिर 10 को साथ लेके चलना होता है? नहीं नहीं, ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा होता है, स्टार्ट में बताता हूँ, ऐसा होता है कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और हमको 5 बजे तक विलेज में पहुंचना है, हमारा कंपटीशन है। तो मतलब हमको टाइम को भी देखना, टाइम भी कंस्टेंट है, तो हमको ग्रुप को डिवाइड करना ही पड़ेगा उसमें, क्योंकि हर चीज हमको साइमल्टेनियसली सोल्व करनी है। मैं से ऐसा करता हूँ मैं कि 10 हैं, 10 में से 4 हैं, वो एक जगह जाएंगे, 3 एक जगह जाएंगे, मतलब कैसे भी आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि साइमल्टेनियसली हमको सोल्व करना है ना। अगर हम एक ही करके करेंगे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, हम अपनी कॉम्पिटिशन में नहीं पहुंच पाएंगे। आप जीपी का नरेटिव पढ़ना, मैं भेजूंगा, मेरे पास एक रखा हुआ है, कैसे उसमें रहता है, वो मैं भेज दूंगा, वो एक बार पढ़ना, उससे काफी हेल्प होती है। ओके ओके। सो लाइक यहाँ पे तुमने बोला कि जीपी थोड़ा सा खराब हो गया है, उसके बाद में फिर तुमने पीजीटी के लिए गए। तो पीजीटी में उस मतलब माइंड, बैक ऑफ द माइंड तो वो चल रहा था कि मेरा एक टास्क खराब हो चुका है। सो उसको कैसे हैंडल करा और फिर आगे तुम कैसे बढ़े? ये हैंडल तो क्या दोस्त करवा देते हैं। मतलब मेरा दोस्त था जो मेरे साथ रेकमेंड हुआ था, हम हंसने लग गए थे पीजीटी में, अभी मैं बताऊंगा उसकी भी स्टोरी, बड़ी अच्छी है। मतलब उस मोमेंट में तो हंसी आ जाती है आपको। बाकी तो आपको पॉजिटिव रहना ही है, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना कि एक टास्क से हमको जीतो बाहर नहीं कर सकते, एक टास्क मैटर नहीं करता। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने यूट्यूब पे सुनी है, एक रिटायर्ड जीपी है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, बाबू है शायद, कर्नल बाबू। तो वो बता रहे थे कि शुरू की जो 4 टास्क है ना, GD1, GD2, G3 और पीजीटी, ये 4 में से अगर आपने 3 अच्छी कर ली ना, तो भी जीपी आपको रेकमेंड कर देगा। मतलब रेकमेंड कर सकता है, लेकिन अगर आपने 4 में से 3 अच्छी नहीं की है तो एक सेकंड हो। हाँ जी, तो 4 में से अगर आपने 3 अच्छी नहीं की है ना, तो फिर जीपी आपको रेकमेंड तो नहीं करेगा, वो आपको हाई बॉर्डर लाइन तक ले जाएगा, अच्छे नंबर दे देगा, लेकिन रेकमेंड वाले नंबर नहीं देगा। रेकमेंड के लिए 90 चाहिए रहते, जीपी आपको रेकमेंड नहीं करेगा। तो मेरे माइंड में यही था, एक खराब हो गया कोई बात नहीं, अभी पीजीटी बचे उस पर दिखाएंगे। और बाय लक, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, लक ही है वो, कि पीजीटी जो 3 थी ना, सबसे टफ होती है पीजीटी 3 एंड पीजीटी 4। तो पीजीटी 3 मैंने सेम आफा में कर रखी थी, मेरे को उसके कम से कम 10 सोल्यूशन आते थे, सेम आ गई बिल्कुल। और मेरे ग्रुप में से किसी को नहीं बनती थी वो। पीजीटी 1 तो बड़ी सिंपल होती है, फर्स्ट ऑब्स्टिकल बहुत इजी होता है, सिंपल ब्रिजिंग से हो जाता है, उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तुम पट्टा उठाओ और लगा दो सीधा, कुछ उसमें होता ही नहीं, वो सबसे इजी होता है। पीजीटी 2 अच्छी थी, उसमें मैं आगे चला गया, अब मेरे में क्या कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि आगे जाना है, कुछ नहीं होता उससे, दुनिया दुनिया बाढ़ में ही। तो मैं आगे चला गया, कोई आइडिया दे रहा था, मैं उसका आइडिया इंप्लीमेंट कर रहा था, मतलब काम कर रहा था, मैं रस्सी बांध रहा हूँ, कभी पट्टा लगा रहा हूँ, मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट तो कम से कम दिखा रहा हूँ मैं, पहले तो मैं आगे ही नहीं जाता था। अब थर्ड पीजीटी आई, यहाँ से मेन गेम शुरू होता है। 2 बंदे आगे चले गए, उनसे बन नहीं रहा। मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे को जाने दो, मैं बोल भी रहा हूँ मुझे बनता है जाने दो, लेकिन वो जाने नहीं दे रहे। फिर जीटीओ सर ने थोड़ी देर बाद बोला, 10 मिनट हो गए होंगे, जीटीओ सर ने बोला टाइम जा रहा है। जीटीओ सर ने बोला एनी टू पीपल हु हैव एन आइडिया कम फॉरवर्ड। मैंने बिना सोचे समझे, कोई और बहुत सारे लोग चल रहे थे, मैं भाग के चला गया सीधा आगे, पहले मैं जाऊंगा। और एक लंबे बंदे को लेके गया ताकि वो पकड़ सके, और मैंने अपना आइडिया लगा दिया।
मतलब जिस ऑब्स्टिकल पे हम 10-15 मिनट सेट किए थे वो मैंने 2 मिनट में सॉल्व करा दिया, सिर्फ 2 मिनट लगे वो सॉल्व करने में। क्योंकि मुझे तो आता था आइडिया, मुझे 10 आइडिया आते थे उसके एटलीस्ट, तो सिंपली सॉल्व कर लिया वो मैंने। अगर किसी को नहीं भी आता ना आइडिया तो भी वो कर सकता है, सोच के पीछे से देख के दिमाग से चल जाता है। लेकिन मेरे में तो पहले से मुझे पता था, मुझे बस आगे जाने का वेट करना था। जैसे ही आगे गया, आइडिया लगाया, तो वहां पे मुझे लगता है एक्स्ट्रा मेरे को पॉइंट मिले होंगे कि जहाँ पे फंसा हुआ था टफ सिचुएशन से निकाल दिया मैंने, तो वहां पे अच्छा इम्पैक्ट बना होगा। और पीजीटी 4 तो सॉल्व भी नहीं कराई हमारे जीते ने, उसने बोला आइडिया क्या है, हाँ जाओ, कुछ नहीं करो, मैं बताओ और जाओ। ऐसा था उसका, पीजीटी 4 में उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। ओके। सो तुमने मतलब काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल करा। अब ये वाला एक पार्ट आता है ना जहाँ पे लोग तुम्हें बुलाते हैं और बोलते हैं कि सब ऑर्डिनेट, एज अ सब ऑर्डिनेट तुम उनकी हेल्प बिल्कुल। करो। तो ऐसा हाँ लोगों जी, के हाँ जी। पता नहीं ये मिथ है कि क्या, कि अगर तुम्हें ज्यादा लोग अगर तुम्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने साथ, सो द चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन इज मोर। डू यू एग्री विद दिस? नो नो, जो हमारे ग्रुप में एक प्रीवियसली रिकमेंडेड था वो बता रहा था कि इलाहाबाद में जब वो रिकमेंड हुआ था उसको एक ने भी नहीं बुलाया था, लेकिन वो फिर भी रिकमेंड हुआ। मैं अपना ही बताता हूँ, मेरे को भोपाल में 4-5 लोगों ने बुलाया था, 9 में से सबने बुला दिया था लगभग। लेकिन कपूरथला में 2-3 ने बुलाया था बस, और कपूरथला में हमारा ग्रुप 9 का ही था फिर, जिसका 2 या 3 ने बुलाया था बस। तो ऐसा कुछ नहीं होता, और जो एक और रिकमेंड हुआ उसको भी किसी ने नहीं बुलाया। ऐसा मतलब ये तो मिथ है, कुछ नहीं होता ऐसा। ओके। सो अब तो यहाँ तक जीटीयू, इज देयर एनीथिंग रिमेनिंग अबाउट लेक्चरेट जीटीयू? बची है। लेक्चरेट, या लेक्चरेट, लेक्चरेट। लेक्चरेट, हाँ। लेक्चरेट क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लेक्चरेट से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन लेक्चरेट से डरना नहीं चाहिए। लेक्चरेट में एक तो क्या है, नॉलेज का पूरा उसमें यूज है, लेकिन नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से मैटर करता है उसमें। कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, पब्लिक स्पीकिंग आपने कर रखी है, आप किसी के भी सामने बोलने से डरते नहीं हो, तो आप आसानी से लेक्चरेट कर लोगे। लेक्चरेट में मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी, एक तो क्या वास्ट टॉपिक है, उसके 1000 टॉपिक है, कोई नहीं पढ़ सकता। तो उसमें एक 22 टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं हर जगह। कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया यूएसए, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया इसराइल, और इंडिया ईरान भी कभी कभी करना चाहिए। ये 8 रिलेशन मैंने करे थे। और ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, एससीओ, ये और अपने क्वाड अभी होगी। ये 4-5-6 ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ के जानी चाहिए। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप जेडी में भी थोड़ा पॉइंट बोल सकते हो, जैसे जेडी चल रहा है, मान लो जेडी चल रहा है इंडिया पाकिस्तान पे, तो आप बोल सकते हो इंडिया और पाकिस्तान एससीओ का हिस्सा है, तो हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा है। ब्रिक्स का नहीं है, हम पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बनना चाह रहा है। तो ये पॉइंट से हेल्प हर जगह होगी, तो ये पढ़ के जानी चाहिए। बाकी टॉपिक्स तो यार सिंपल आते हैं। मेरे को आया था, पहला टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, तीसरा भी याद नहीं, चौथा था इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अब इंडिया एंड इट्स नेबरिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या बहुत वास्ट है, अपने कितने सारे नेबर्स हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, तो सबको बोलने में 3 मिनट में हो ही नहीं पाता हूँ। तो मैंने सोचा डोमेस्टिक वायलेंस में बोलते हैं। और लेक्चर को अरेंज जितना करोगे उतना अच्छा है। जैसे मैंने बोला, आई विल ब्रेक द टॉपिक इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट विल बी व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, द सेकंड पार्ट विल बी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डोमेस्टिक वायलेंस। कुछ रीजंस होते हैं, जैसे इलिटरेसी हो गया, लेस एजुकेशन हो गया, लेस फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशंस हो गया, ये होते हैं सब रीजंस होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, ये रीजंस होते हैं, व्हाट आर द रीजंस, इनको एक्सप्लेन किया। थर्ड पार्ट था मेरा, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वुमेन्स के लिए करे, हेल्पलाइन वगैरह होती है, ये सब बोल दिया मैंने। और चौथा पार्ट होता है कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए। कंक्लूजन मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि एज इंडिया इज एइंग टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड वी आर growing as an economy, we have become the fourth largest economy, so we definitely, men and women both have to move in hand together, and to make a country reach the goals, achieve the goals। ऐसा सिंपल एक कंक्लूड कर दो, सिंपली अरेंज करोगे बहुत अच्छा होता है, उससे इजी हो जाता है। और सिंपल होता है, सबको पता होता है कि क्या आजकल चल रहा है, क्यों हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, सबको पता है। और गवर्नमेंट ने क्या किया वो भी सबको पता है। तो अरेंज करोगे इजी हो जाता है उससे। यार मतलब एक बात बोलूंगा, अभी तक जीटीओ को ना तुमने खोल के रख दिया, ठीक है। अभी तक मैंने जितने से भी बात किया है ना जीटीओ में, इतना डिटेल में जाके मतलब मैंने बात नहीं करा है, ठीक है। जेन्युइनली तुमने पूरे जीटीओ का क्रक्स जो कहते हैं ना, वो एक तरह से छोड़, मतलब ऑल द थिंग्स कैन नॉट बी कवर इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन, बट या एटलीस्ट आई गॉट सम आइडिया अबाउट द जीटीओ, that what should be a one should how should one approach the GTO task. So now we are moving for the last part, that is the conference. So just tell me, what kind of questions did they ask? Any question to you in the last conference? What was that? सी कॉन्फ्रेंस से पहले होता है डिस्कशन टाइम, उससे काफी सारी चीजें क्लियर क्लियर होने लगती है। जैसे कुछ बंदों को वो बिठाते हैं 2 मिनट, बस बाहर वो बैठे 2 मिनट, उसके बाद कॉन्फ्रेंस के लिए बेल बजती, बेल बजी, आप अंदर जाओ।
है ना, तो आप जितनी देर बाहर बैठे हो उतनी देर आपका डिस्कशन चला है। तो मेरा डिस्कशन रिपीटर्स में सबसे ज्यादा चला था, मेरा 8 मिनट के आसपास चला होगा। तो क्लैरिटी थी काफी। हाँ, या तो काफी मतलब मैं क्लोज हूँ, मतलब उनको भी दिक्कत हो रही है डिसाइड करने में, या मैंने कुछ ऐसी गलती की है जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं, या कुछ अच्छा कर दिया। तो मतलब एक चांस बन जाता, होप आ जाती, हाँ यार अब हो सकते रहे। तो अंदर में गया, मुझे बोला हैव अ सीट, मैंने विश किया गुड मॉर्निंग, तो हैव अ सीट। उसके बाद बोला हाउ वाज योर स्टे, वेरी गुड। हाउ डिड यू स्पेंड योर टाइम हियर, मैंने बोला सर प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन है भोपाल में, और प्लेइंग वॉलीबॉल एंड प्लेइंग कैरम एंड टेबल टेनिस। सो व्हाट डिड यू डिड यस्टरडे। अब भोपाल में सिस्टम है कि फ्राइडे को पिक्चर दिखाते हैं, मूवी दिखाते हैं वहाँ पे थिएटर में, 60 रुपए लगते हैं, वो बढ़िया रहता है एक्सपीरियंस। तो मैंने सर बोला सर आई वॉच द मूवी यस्टरडे। तो बोला व्हाट वाज द मैसेज द मूवी गिव यू। मैंने प्रिपेयर करा था, मुझे लगा था पूछ सकते हैं मूवी के लिए, क्योंकि हमने जो देखा है वो तो पूछ ही सकते हैं ना। मैंने पहले प्रिपेयर कर रखा था। मूवी कौन सी थी, मैंने बोला गुड बाय। एक्टर कौन था, मैंने बताया अमिताभ बच्चन था, और ये था उसमें वो थी, एक एक्ट्रेस की नाम भूल गया वो। फिर उसका मोटिव मैसेज क्या मिलता है उससे तुमको, मैंने वो बता दिया। उसके बाद व्हाट थिंग्स यू लर्न दिस टाइम, मैंने बोला सर डिसिप्लिन। तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन आया, तुम तो पहले भी जा चुके हो एसएसबी को, तब डिसिप्लिन नहीं सीखा। मैंने बोला सर वहाँ थोड़ा सा इजी कंडीशन थी, यहाँ थोड़ा और टफ था, भोपाल में थोड़ा जल्दी उठा देते हैं, और अच्छा था यहाँ पे सिस्टम डिसिप्लिन का, कोई कहते नॉर्मल थे। कुछ बच्चों से पूछते हैं एसआरटी वगैरह भी, मेरे तो नॉर्मल थे। Okay. Okay, so everything is finished. Is there any question to you all guys whom wants to ask? मेरे को एक चीज पूछनी है कि जैसे मतलब मैंने एक बंदे से सुना है कि मतलब जैसे हम कोई क्वेश्चन जैसे पर्सनल इंटरव्यू में छोड़ देते हैं, तो वो क्वेश्चन ज्यादा चांस होते हैं पूछने के कि मतलब सर आई हैव दैट, जैसे हम पर्सनल इंटरव्यू में बोल दिया हमने कि सर आई हैव नॉट रिमेंबर्ड दिस टाइम, तो मतलब वो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, क्या ये सही है? ये डिपेंड करता है केस टू केस पे। जैसे पढ़ना चाहिए, जैसे मेरा कपूरथला था ना, कपूरथला में मैंने काफी सारे क्वेश्चन उसको नहीं बताए थे, तो मैं ये पढ़ के गया था कि कॉन्फ्रेंस में ना पूछ लो, करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है, कई बच्चे होते हैं जिनको कई क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन सबसे वो पूछते नहीं कॉन्फ्रेंस में, तो इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द असेसर। उसका मूड होगा वो पूछ लेगा। लेकिन मतलब अगर आप कुछ नहीं दे पाए हो ना, तो पढ़ना चाहिए हमेशा, मतलब आपकी जिम्मेदारी है वो। मेरे से एक बार ना गांधीनगर मेरा फर्स्ट था, वहां पे मुझसे पूछा था इंटरव्यू में, व्हाई जैक राइफल्स इज नोन एज जैक राइफल्स नॉट रेजिमेंट। मतलब रेजिमेंट्स अलग होती है, राइफल अलग होती है, लेकिन उसका रीजन क्या है। अब गांधीनगर में इंटरनेट कैसे भी नहीं है, तो वहां हमको कोई मतलब चांस ही नहीं था ये पढ़ने का, तो वहां मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था। लेकिन करना चाहिए प्रिपेयर। लेकिन वही है, एसेसर का मूड होगा वो पूछ लेगा। Ravneet, you went for the Air Force in your first when you got conference out in Gandhinagar, but they were asking questions regarding army. या ये मिथ है कि अगर हम एयरफोर्स जा रहे हैं तो एयरफोर्स से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आर्मी के लिए अभी लास्ट टाइम गया था, तो मुझसे एयरफोर्स का आदि चीजें पूछी। मतलब ये मिथ है कि आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हो ना, आपको उसी का पता होना चाहिए, ऐसा नहीं। सबके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए, कि अगर कोई बेसिक पूछ ले तो बनना चाहिए सबका। बेसिक क्या होता है, कमांड्स होते हैं हमारे, है ना। आर्मी के कमांड्स, नेवी के कमांड्स, एयरफोर्स के कमांड्स, इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्लेटून सेक्शन, ये आपने सुना होगा ना, प्लेटून सेक्शन वाले होते हैं, जो एसपीसीडी जो भी होता है। तो ये बेसिक पता होना चाहिए। एयरफोर्स का अलग ही होता है, सेक्शन, फ्लाइट, स्क्वाड्रन, बेस। ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता Yeah, होना yeah. चाहिए। एयरक्राफ्ट कौन सी यूज कर रही है हमारी एयरफोर्स, कौन कौन सी शिप है हमारी नेवी के पास, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। Obviously. Yeah, anyone who wants to ask any kind of question to me, तो मेरा although एक he have क्वेश्चन है cleared. भैया Yeah, Nips. यार, जैसे पर्सनल इंटरव्यू में उसने हमसे कुछ चीज पूछी है और हमने वहां पे वो मतलब झूठ बोला उसको, तो वो कॉन्फ्रेंस में अगर उसने चेक किया और वहां पर हमने उसका आंसर कुछ और दे दिया, तो क्या वो रिकमेंडेशन को वो करेगा? हाँ जी, हाँ जी, झूठ बोल दिया ना आपने, ट्रूथफुलनेस पे बात आ गई। जो मतलब उनका मतलब यही है, वो आपको और किसी से जज नहीं कर सकते, वो आपकी लाइफ को, आपके आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं। आप जो करोगे उसी पे आपको जज करेंगे। अगर आपने वहां झूठ बोला और वो पकड़ा गया, वही सोचेंगे आगे भी झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है चाहे आप नहीं बोलते। वो आपको उसी आपके परफॉर्मेंस पे जज करेंगे, तो गलत हो जाएगा, आपने झूठ बोल दिया एकदम। ओके, सो रवनीत, अब थोड़ी सी ना कोई इंटरेस्टिंग पार्ट शेयर कर दो, मतलब अब तक जितने एसएसबी तुमने अटेंड करा है उसमें से कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट जो तुम्हें लगा हो वो काफी इंटरेस्टिंग थी, यू वुड लाइक टू शेयर।
बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन उसके लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग है। Okay, you can just make it short. हाँ, एक अच्छा एक इजी ऐसे ही बता देता हूँ। मतलब उस वक्त तो बहुत हंसी आती है, आपके साथ कभी होगा तो आ जाएगी, अभी सुनने में शायद ना है। ये इसी इसी एसएससी के भोपाल वाले में जीटीओ में अनुताज करके लड़का था, वो भी रिकमेंड हुआ था। तो वो जीटीओ से पूछ रहा है, पीजीटी में एक जीटीओ में लोड देता है हमको, वो कैरी करना रहता है, और लोड को बोल दिया उसने आरडीएक्स है, लेकिन उस बंदे ने सुना नहीं। वो पूछ रहे सर इस लोड को यूज कर सकते हैं? सर ने बोला ये आरडीएक्स है, ये फट जाएगा, हम सब मर जाएंगे, मत करना यूज। ऐसे जीटीओ ने भी मजे में बोला। अब वो बंदा अलग हंसी में था। हम मुझे वो लोड एक बार पास कर रहा था और हंसते हुए बोलता है, मुझे स्माइल करते हुए, अजीब सी स्माइल थी उसकी, बोलता है कि भाई इसको ध्यान से रखना, आरडीएक्स से पड़ जाएगा। हंसी इतनी तेज आई ना जीटीओ में, बीच में सबके सामने बोल रहा है वो ये। जीटीओ ने भी सुना होगा, जीटीओ भी हंसा होगा पक्का कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैंने आरडीएक्स बोला, भी बोल रहा बेटा ध्यान से पढ़ना, आरडीएक्स से पड़ जाएगा। होता रहता है, स्क्रीनिंग में कोई हंस देता है, ये तो नॉर्मल चीज है, अच्छी चीजें मैं बता नहीं सकता। स्क्रीनिंग में कोई हंस देता है, कभी कभी स्माइल कर देता है, तो हमको भी हंसी आने लग जाती है। वो भी बहुत फनी हो जाता है, फिर बाहर आके उसकी मजे लेते हैं सब कि भाई तू हंसा आ रहा था सबको। बहुत सारे रहते हैं मेडिकल्स में, तो बहुत कुछ होता है। मेडिकल का एक अलग एक्सपीरियंस होता है वो। वो जब जेल I आएगी तुम्हारी तब इंटरव्यू लेंगे तो ये सारी बातें बताना फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बहुत कुछ है वो, कभी घर पे कोई नहीं होगा, मैं बाहर जाके बताऊंगा उसे। हाँ। और रवनीत, एक ये बात था ना कि जैसे टीएस एंट्रीज की जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसमें जैसे कोई तूने लाया 98 परसेंटाइल, ठीक है, और कोई शॉर्ट लिस्ट हुआ 82 परसेंटाइल पे भी, तो क्या ये भी मैटर करता है कि तेरे ज़्यादा परसेंटाइल है, तेरे पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है, तो ये। देखो बैकअप हमेशा एक अच्छी चीज होती है, लेकिन हो सकता है किसी का बैकअप जेई ना हो, किसी ने सीयूईटी दिया हो, किसी ने कॉमेड के दिया हो, मैंने दोनों दिए थे, मेरा सीयूईटी भी अच्छा था। तो बैकअप ऐसे जेई से नहीं होता, लेकिन वो पूछ सकता है रीजन कि तेरे तो सिर्फ 82 आए हैं। वैसे असेसर होते हैं ना, असेसर अच्छा मानते हैं 80 से ऊपर है, मैंने तो देखे 80 से ऊपर वालों को रोस्ट किया। लेकिन मेरे एक दोस्त के 60 या 70 थे, उसको रोस्ट किया था कि तेरे तो इतने सही आए हैं, तू तो यहाँ भी हो सकता है ना हो, तो तेरा बाकी आगे जाके क्या होगा। तो वो एक्सप्लेन करते आना चाहिए आपको कि नहीं नहीं सर मेरे पास अच्छे बैकअप ऑप्शन है, मैंने इस कॉलेज में भी एडमिशन का सोच रखा है, मैंने सीयूईटी भी दिया है। मतलब कुछ एक एग्जाम भी अगर अच्छा चला जाए ना, बस फ्लॉन्ट करने के लिए वो सब, मस्त फ्लॉन्ट करो उसको। मैं तो जेई को भी फ्लॉन्ट करता था, भाई मेरा जेई अच्छा गया है, तुम निकाल भी दोगे तो क्या हो जाएगा। तो उनके भी रहता है हाँ यार बात तो सही है, क्या ही हो जाए, फ्लॉन्ट और कर ये सकते हो लेकिन। टेक्निकल, और हाँ, टीएस के एंट्रीज में बोर्ड के मार्क्स भी मैटर करते हैं क्या शॉर्ट लिस्टिंग में? नहीं नहीं अभी जेई कर दिया है पूरा, अब तो क्या इसका जेई ये अच्छा हो रहा मतलब, है। और हाँ, ये तो जेई का कर रहा है, मतलब दोनों को कंक्लूड नहीं करते ना, बस एक एलिजिबिलिटी चाहिए 60% का बस। बस बस 60% है अभी। तो क्या है, टीएस को बहुत ज्यादा तगड़ा कर दिया इन्होंने। पहले के टाइम पे मैंने जब टीएस 47 दी थी, तो जिस बंदे के 17% आए थे जेई में, उसको भी एसएस आई थी। और इस बार जिसके 60 थे उसको नहीं आई, 75 वालों को आई इस बार, मतलब 70+ वालों को। अब थोड़ा इंप्रूव कर रही है इसके स्टैंडर्ड्स को, पहले कम होते थे बहुत। अब क्या अवेयरनेस बढ़ गई है ना, इसलिए अब अच्छा करने लग गए। आप दोनों टाइम टीएस से रिकमेंडेड है या फिर एनडीए, एक एनडीए टीएस? नहीं, एक बार नेवी टेक एंट्री थी, 10+2 बीटेक एंट्री, नेवी की होती है वो भी जेई के बेसिस पे होती है, उसकी थोड़ी इजी है, उसमें 55% चाहिए थे इस बार, 4.5 लाख रैंक। और इसमें क्या बोलते हैं, टीएस में इस बार 3.5 लाख चाहिए थे, वो भी जेई से रहती, दोनों डायरेक्ट एंट्रीज थी। Okay, so nothing is to ask as he has cleared all the doubts, the myths, and also we enjoyed his journey, the kind of journey he has seen and gone through.